मैंने महसूस किया दाऊद मेरी आमद से बेखबर है। उनमें से कोई योगा का माहिर नहीं था, इसलिए दिमाग में मेरे आने से कोई हलचल पैदा नहीं हुई। मैंने उसकी सोच को चुपचाप पढ़ा। पता चला कि जब से फ्लोरा की लाश उस अंधे के कॉटेज से मिली है, उस वक्त से वो सब परेशान हैं। इसी शुबे में मुब्तला है कि कहीं फरहाद फ्लोरा के जरिए यहूदी तंजीम के तमाम अफराद तक ना पहुंच चुका हो, बल्कि इंटेलिजेंस के आदमियों तक उसकी रसाई हो सकती है। दाऊद ने यह इतला हेडक्वार्टर तक पहुंचा दी थी। अपना ख्याल जाहिर किया था कि बर्मा में यहूदियों का तमाम स्टाफ बदल दिया जाए, हत्ता कि इंटेलिजेंस वाले भी यहां से चले जाएं और दूसरे आ जाएं। मेरे खिलाफ मुकदमे के सिलसिले में जो अहम कागजात तैयार किए गए थे, दाऊद ने उन्हें एक ऐसी यहूदी के पास पहुंचा दिया जिसके मुतालिक पूरा यकीन था कि मैं उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकता। एक तो उन सबसे लाताल्लुक रहता था, दूसरा वो योगा का माहिर था। इसके अलावा रसवंती की जो तस्वीरें, तहरीरें और रिकॉर्ड की हुई आवाजें थी, वो भी उस यहूदी तक पहुंचा दी गई थी। उस यहूदी का नाम डीएन क्रिस्टोफर था। मैंने दाऊद के जरिए डीएन क्रिस्टोफर का पता मालूम किया, फिर यह कि वो किस तरह क्रिस्टोफर से बातें करता है, किस हद तक बेतकल्लुफी है, और उसने वो तमाम चीजें क्रिस्टोफर के पास रखते वक्त क्या कहा था। सारी बातें मालूम करने के बाद मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया। वो अपनी रिहाइशगाह से निकला, कार में बैठा, फिर ड्राइव करते हुए उस पते पर जाने लगा। मैं रंगून शहर के रास्तों को अच्छी तरह नहीं पहचानता था। जहां मुझे महसूस होता कि मैं भटक रहा हूं तो दाऊद के दिमाग को आजाद छोड़ देता। वो बौखलाकर सोचता गाड़ी को सड़क के किनारे ले जाना चाहता था। इतनी देर में मैं ये मालूम कर लेता कि ये कौन सा रास्ता है और उसकी सोच किस रास्ते की निशानदेही कर रही है। फिर मैं उसके दिमाग पर काबिज होकर उस रास्ते पर चल देता, हत्ता कि मैं क्रिस्टोफर के मकान के सामने पहुंच गया। क्रिस्टोफर ने दाऊद को देखकर मुसाफिया किया, उसे घर में ले गया। दाऊद ने कहा अभी हेडक्वार्टर से फोन आया था, मैंने उन्हें बताया था कि तमाम जरूरी कागजात तुम्हारे पास छुपा कर रखे गए हैं। इस पर हेडक्वार्टर से एतराजात हो रही हैं। उनका कहना था किसी ऐसे वकील को भेजा जाए जो गूंगा रहकर हमारे मुकदमे की कार्रवाई करे। क्रिस्टोफर ने पूछा गूंगा रहकर किसी मुकदमे की पैरवी कैसे की जा सकती है? हमारा एक वकील गूंगा बना रहे और अहम पॉइंट लिख कर दिया करे, उस तहरीर को दूसरा वकील पढ़ेगा और अदालत में बोलेगा। बहरहाल जो गूंगा वकील होगा उसके पास ये तमाम चीजें रखी जाएं। क्या तुम्हारी नजरों में ऐसा कोई एडवोकेट है जिस पर हम पूरी तरह भरोसा कर सकें? क्रिस्टोफर ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर कहा वो अपना जॉन राइस है, अगरचे ऐसा ही है, लेकिन कुत्तों से भी ज्यादा चालाक है। वो गया, फिर 5 मिनट के बाद एक ब्रीफकेस लेकर आ गया। दाऊद ने कहा मिस्टर क्रिस्टोफर, मुझे ये ब्रीफकेस खोलकर दिखा दो, मेरी तसल्ली हो जाए कि तमाम चीजें मौजूद हैं। क्रिस्टोफर ने ब्रीफकेस को खोला। मैं दाऊद की नजरों से देखने लगा। तमाम चीजें मौजूद थीं। उसने ब्रीफकेस को बंद करते हुए अपनी जगह से उठकर पूछा, तुम सांस रोकने में माहिर हो? क्रिस्टोफर ने मुस्कुराकर कहा, यह मैंने सिर्फ फरहाद से महफूज रहने के लिए सीखा है। दूसरे लम्हे दाऊद ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसे निशाने पर रखते हुए कहा, फरहाद से बच जाओगे, मगर इस रिवॉल्वर की गोली से हमेशा के लिए सांस रुक जाएगी। दूसरे लम्हे गोली चल गई। क्रिस्टोफर लड़खड़ा कर गिर पड़ा, फिर उठ ना सका। दाऊद ने जेब से लाइटर निकाला, फिर ब्रीफकेस को लेकर टॉयलेट में गया और तमाम अहम कागजात जलाने शुरू कर दिए। फिर एक कैंची तलाश की और साउंड टेप को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगा। आखिरकार उसने तमाम तस्वीर और कागजात की जली हुई राख उन टेप के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ गटर में बहा दी। ब्रीफकेस को लेकर वापस उसी कमरे में आया, फिर अपने रिवॉल्वर की नाल अपनी कनपट्टी से लगा ली। इसके बाद यकीनन गोली चलना चाहिए थी और वो चल गई। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। इसके बाद मेरी इंतकामी कार्रवाई आगे बढ़ी। जासूस मैथ्यू ने अपने 10 साथियों को हलाक किया और किसी यहूदी ने जवाबन उसे हलाक कर दिया। फिर मार्शल और एल्फ्रेड की बारी आई। उन दोनों ने भी अपनी अपनी जगह वही हरकतें की, अपने ही लोगों को हलाक करना शुरू किया। ऐसी दहशत फैली कि रंगून शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में भगदड़ मच गई। जहां ये खबर पहुंचती थी सनसनी फैल जाती थी। कानून के मुहाफिज यानी इंटेलिजेंस और पुलिस के तमाम अफसरान भागे भागे फिर रहे थे, मालूम कर रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है, और यहूदी चीख रहे थे कि ये सब फरहाद की कारगुजारी है। लेकिन उन्हें कॉटेज में मेरी मौजूदगी का सबूत मिल रहा था। मैं अपनी जगह से उठकर रिकॉर्डर के पास गया, उस टेप को रिवाइंड किया, फिर उसमें जितनी आवाजें टेप की थी उन्हें मिटा दिया। इन यहूदियों में सिर्फ उनका सरबराह वॉल्टर जिंदा रह गया था। उसके कुछ साथी भी थे। वॉल्टर का लबो लहजा मुझे अच्छी तरह याद था, इसलिए मैंने उसे भी मिटा दिया ताकि पुलिस वाले यहां आकर चेकिंग करें तो उन्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत ना मिले।
मैं रसवंती के पास आया। वो अपने कमरे में उसी इजी चेयर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें यूं सूजी हुई थी जैसे बड़ी देर तक रोती रही हो। मुझे देखकर फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़े ही इल्तिजा अमेज लहजे में कहा, पारस, मेरा पारस। मैंने सर झुका लिया। वाकई वो अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती थी। दोनों मोहब्बतें चाहती थी, एक तरफ शौहर, दूसरी तरफ बेटा। मैंने कहा, मैंने सारे इंतजामात कर दिए हैं, परसों तक हमारा पारस यहाँ पहुंच जाएगा। मैं आगे बढ़कर उसके आंसू पहुंचने लगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने कहा, अगर पुलिस वाले पूछें तो कहना कि हम दोनों इसी कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। मैं बिल्कुल तन्हा नहीं रहा था। आओ। मैं उसके साथ कमरे के बाहर आया, फिर वहां से गुजरता हुआ ड्राइंग रूम में पहुंचा। ड्राइंग रूम में पहुंचा तो ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला हुआ था। इसके बावजूद पुलिस अफसर दस्तक दे रहा था। मैंने कहा, अंदर आ जाइए। उसके साथ और दूसरे अफसरान थे। वो सब इंटेलिजेंस और पुलिस के बड़े बड़े अफसर थे। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहा। एक ऑफिसर ने कहा, मिस्टर फरहाद अली तैमूर, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप इस कॉटेज से बाहर नहीं गए। बाहर जो भी हंगामे हो रहे हैं हम आपको उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन ज्यूइश सोसाइटी वालों का बयान है कि ये सब कुछ आप घर में बैठे बैठे कर रहे हैं। हालांकि अक्ल तस्लीम नहीं करती। मैंने मुस्कुरा कर कहा, यहूदी मुझ पर तरह तरह के इल्जामात आयद कर रहे हैं। मेरी बीवी के मुतालिक कहा गया कि उसे मैंने अगवा किया है। आप खुद रसवंती से पूछ लें। रसवंती ने कहा, मैं एक मशरकी औरत हूं, शादी के बगैर किसी मर्द के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं इनकी शरीक हयात हूं और यहूदी जो कुछ हमारे खिलाफ कह रहे हैं वो बकवास है। एक और ऑफिसर ने कहा, इसका फैसला अदालत में हो जाएगा। हम आपकी टेलीपैथी का सबूत तलाश कर रहे हैं। यहूदियों के पास आपकी पूरी हिस्ट्री शीट है और आपके नाम के साथ कुछ और नाम भी हैं और तस्वीरें भी मौजूद हैं। उस हिस्ट्री शीट में हर जगह आपकी टेलीपैथी का जिक्र किया गया है। मैंने हंसते हुए कहा, यह हिस्ट्री शीट यहूदियों ने तैयार की है। ऐसी ही हिस्ट्री शीट सुपर मास्टर के पास मौजूद है और रेड पावर की तंजीम में भी मौजूद है। क्या आपको दूसरी तंजीमों की तरफ से मेरी हिस्ट्री शीट दस्तयाब हुई है? ऑफिसर ने इनकार में सर हिलाकर कहा, दोनों तंजीमों की तरफ से यही जवाब मिल रहा है कि फराज साहब के मुतालिक ऐसी कोई इतला उनके पास नहीं है। एक और ऑफिसर ने कहा, उन तंजीमों की तरफ से यह जवाब मिला है कि वो आपके मुतालिक अपनी कोई राय नहीं देंगे। जो पूछना है बराह रास्त आपसे पूछा जाए। तो आप मुझसे पूछने आए हैं? बाय द वे मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर मैं टेलीपैथी जानता हूं, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि मैंने टेलीपैथी के जरिए तबाही मचाई है? ये यहूदी अरसे से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर मैं चाहता तो वहां उन्हें तबाह कर सकता था। मैं उन लोगों के बड़े बड़े सरबराहों से मिल चुका हूं, बातें कर चुका हूं। अगर उनके दिमागों में पहुंचता तो जिंदा ना रहते, लेकिन मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हर मुल्क में इन लोगों ने मेरे खिलाफ चालें चली, मुझे वहां से निकलने पर मजबूर किया। अब यहाँ इन्होंने मुझ पर मुकदमा दायर किया है। मैं बआसानी उस मुकदमे में कामयाब हो सकता हूँ। क्या आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी आसानी से कामयाब हो सकता हूँ? वो सब मेरा मुंह तक रहे थे। मैंने कहा, जनाब, अगर मैं टेलीपैथी जानता हूँ, दिमागों में पहुंच सकता हूँ, तो अदालत में जो भी वकील मेरे खिलाफ बोलना चाहेगा, मैं उसके दिमाग में पहुंचकर उसका बयान बदल दूंगा। जो भी जज मेरे खिलाफ फैसला सुनाना चाहेगा, उसके दिमाग में पहुंचकर उसका फैसला भी बदल दूंगा। जब मैं ऐसा कर सकता हूं तो मुझे इन मौत के हंगामों और तमाशों से क्या फायदा हासिल होगा? वो ताइद में सर हिलाने लगे। एक ने कहा, हमने इस पहलू पर गौर नहीं किया था। वाकई आप बड़े से बड़े मुकदमे का फैसला अपने हक में करा सकती हैं। एक ऑफिसर ने कहा, हम मानते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन आप मान लें कि टेलीपैथी जानती हैं। बहुत अरसा पहले अखबारात में आपका बड़ा चर्चा हुआ था। बैंकॉक में आपने गैर मामूली कमाल दिखाए थे और शायद एक अलग मुमलिकत कायम करने का फैसला किया था। ये बातें अखबारात में आई थी, यकीनन आई थी। इनमें से बहुत सी बातें दुरुस्त हैं, बहुत सी गलत हैं। मैं एक अलहदा मुमलिकत कायम करना चाहता था, लेकिन अखबारात में जो खबरें शाया हुई वो सुपर मास्टर की तंजीम के जरिए हुई। उस वक्त ये तंजीम मेरी जानी दुश्मन थी। उन्होंने मेरे मुतालिक बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। उसमें टेलीपैथी का भी जिक्र यूं किया जैसे वो टेलीपैथी ना हो, कोई काला जादू हो। मिस्टर फरहाद अली तैमूर, हम तस्लीम कर लेते हैं कि इस शहर में जो कुछ हो रहा है उसमें आपका हाथ नहीं, लेकिन आप इस सिलसिले में हमारी कुछ मदद कर सकती हैं। क्या उन मुजरिमों का सुराग लगा सकती हैं जो ऐसा कर रहे हैं? अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये खुद यहूदियों की चाल है, जब ये देखते हैं कि इनकी ज्यूइश सोसाइटी के कुछ लोग नाकारा हो गए हैं, उनके मर जाने से तंजीम को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो उन्हें मारकर इसका इल्जाम दूसरों पर आयद करती हैं, जैसा कि मुझ पर कर रही हैं। आप मेरी इस बात को नोट करें, आज शाम तक या कल तक जितने यहूदी मारे गए हैं उतने फिर यहाँ पहुंच जाएंगे। उनकी तंजीम का अपना सरबराह आएगा। उन्होंने खुफिया इंटेलिजेंस की टीम बनाई है, वो टीम यहाँ पहुंच जाएगी।
एक इंटेलिजेंस के ऑफिसर ने चौंक कर कहा, आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त मालूम होती है। हमारे एक ऑफिसर जो यहाँ आने और जाने वाली फ्लाइटों को चेक करता है उसने बताया है यूरोप की एक फ्लाइट जो हांगकांग जाती है उसकी ब्रेक जर्नी रंगून में है। उस फ्लाइट से तेल अबीब के 10 मुसाफिर यहाँ पहुंच रहे हैं। शायद तेल अबीब से आने वाले उन यहूदियों का यहाँ की ज्यूइश सोसाइटी से ही ताल्लुक हो। दूसरे ऑफिसर ने कहा, हम उन आने वालों को चेक करेंगे। लेकिन मिस्टर फरहाद, आपको ये बातें कैसे मालूम हुई? मैंने महज अपने तजुर्बे की बिना पर कहा है। ये यहूदी ऐसी ही चालें चलते हैं, मेरे खिलाफ पहले भी ऐसा कर चुके हैं। आज उन्होंने देखा कि पहले वाली तंजीम नाकार है तो उसे अपने ही हाथों तबाह कर दिया। इधर मुझे कातिल मुजरिम करार देने की भरपूर कोशिश की, उधर अपनी नई तंजीम की इब्तदा भी कर दी। वह तमाम अफसरान इसी मौजू पर बहस करने लगे। मैंने उनकी मसरूफियत से फायदा उठाया और वॉल्टर के दिमाग में पहुंच गया। उसके आसपास पुलिस का सख्त पहरा था, किसी को उसके कमरे में आने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ एक मुलाजिम उसके पास जाता था। मैंने वॉल्टर के जरिए उस मुलाजिम की आवाज सुनी, फिर वापस अपनी जगह हाजिर हो गया। उसी वक्त एक ऑफिसर ने पूछा, मिस्टर फरहाद, इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? मैंने उनकी बात नहीं सुनी थी या नहीं जानता था कि वो मुझसे किस सिलसिले में मेरे ख्याल पूछ रही हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, भला मैं क्या ख्याल जाहिर कर सकता हूँ? आप लोग कानून के मुहाफिज हैं। मुझे अपनी तरफ से सफाई पेश करना थी, वो कर चुका। फैसला आप लोगों के हाथ में है। ये कहते ही मैंने रसवंती के दिमाग में पहुंचकर कहा, तुम जरा इन लोगों से बातें करो, ये तुमसे गुफ्तगू में उलझेंगे, मैं अपना काम कर गुजरूंगा। दूसरे लम्हे रसवंती ने कहा, आप लोगों ने मेरे शौहर से बहुत सारी बातें की, कुछ मुझसे भी सवालात करें, हो सकता है मैं आप लोगों की तसल्ली कर सकूं। वो से गुफ्तगू करने लगे। मैंने एक दो बातें सुनी। रसवंती सही जवाब दे रही थी। जो बातें उसे नहीं मालूम होती उसके मुतालिक कह देती कि इतने दिनों तक वो दिमागी तौर पर गैर हाजिर रही थी। इस सिलसिले में उसका मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद है। मैं उसकी बातों से मुतमईन होकर वॉल्टर के मुलाजिम के दिमाग में पहुंच गया। वो उस वक्त अपने सरबराह के कमरे से निकलकर जा रहा था। कमरे के खुले हुए दरवाजे पर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ था ताकि मुलाजिम बाहर निकले तो दरवाजा बंद करे। जब वो दरवाजा बंद करने लगा तो अचानक ही मुलाजिम ने हॉलिस्टर पर हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाल लिया। ऑफिसर ने चौंक कर पूछा, ये क्या हरकत है? मुलाजिम ने सख्त लहजे में कहा, पीछे हट जाओ। वो खौफ से पीछे चला गया, लेकिन उसे धमकी देने लगा, यह हरकत अच्छी नहीं है, रिवॉल्वर वापस कर दो। मुलाजिम ने दरवाजे को खोला, फिर अंदर जाकर उसे बंद कर लिया। बाहर से ऑफिसर दरवाजा पीटने लगा। अंदर इत्मीनान से बैठा हुआ वॉल्टर दहशत से कांपने लगा। उसने पूछा, ये तुम रिवॉल्वर लेकर क्यों आए हो? तुम खूब समझ रहे हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। मुझे बहुत ज्यादा फुर्सत नहीं है, इसलिए किस्सा मुख्तसर। ये कहते ही ठाएं से गोली चली। इसके बाद दूसरी गोली चलने की आवाज आई और मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। रसवंती अभी तक उन लोगों से बातें कर रही थी। 5 मिनट के बाद ही फोन की घंटी बजने लगी। एक ऑफिसर ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ की बात सुनी, फिर शदीद हैरानी से पूछा, क्या कहा? मिस्टर वॉल्टर को भी कत्ल कर दिया? किसने किया? वो दूसरी तरफ की आवाज सुनने लगा। सबके कान खड़े हो गए थे, सब उसे तक रहे थे। फिर उसने रिसीवर रखते हुए कहा, बड़ी हैरानी की बात है, वॉल्टर का मुलाजिम खुद उनका दुश्मन बन गया था, जैसा कि पहले भी देखने में आया है। जो लोग ये तकरीबी कार्रवाई कर रहे हैं और कत्ल गारत गरी पर उतर आए हैं, उनमें जो लोग कत्ल करते हैं वो खुद अपने आप को गोली मारते हैं। वॉल्टर के मुलाजिम ने पहले अपने मालिक को गोली मारी, इसके बाद दूसरी गोली अपने दिमाग में उतार ली। सभी लोग बेख्तियार मेरी तरफ देखने लगे। मैं चुपचाप हाथ बांधे उनके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मैंने पूछा, आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? एक ऑफिसर ने गहरी सांस लेकर इनकार के अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, मिस्टर फरहाद, हम आपसे कुछ नहीं कह सकते। जो कातिल होता है वो कत्ल करने के बाद हाथ नहीं आता, उससे पहले ही खुद को हलाक कर देता है। तमाम सबूत खत्म हो जाती हैं। ऑफिसर, यहाँ मुझ पर मुकदमा चल रहा है। अगर ये बात ना होती तो मैं बड़ी आसानी से आप लोगों की परेशानियां खत्म कर देता। ऑफिसर ने पूछा, वो कैसे? मैं फौरन ही आपके मुल्क से बाहर चला जाता, ना यहाँ रहता, ना आप लोगों को मेरे सिलसिले में परेशान होना पड़ता। दूसरे ऑफिसर ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये सब कर रहे हैं तब भी हम नहीं चाहेंगे कि आप यहाँ से चले जाएं। बाहर जाने के बाद भी आप टेलीपैथी के जरिए सब कुछ कर सकती हैं। तो फिर आप लोगों ने मेरे बारे में क्या फैसला किया है? हम क्या फैसला कर सकती हैं? सुपर मास्टर और रेड पावर की तंजीम से हमें जवाब मिला कि मिस्टर फरहाद और यहूदियों के दरमियान ना तो समझौता हो सकता है और ना ही उनकी कशीदगी और इख्तलाफात खत्म किए जा सकती हैं। ये बात हमें दुरुस्त नजर आ रही है। आप यहाँ रहें या ना रहें, यहूदी जरूर रहेंगे। वो रहेंगे तो आप कहीं भी जाकर उनके लिए तबाही का बायस बनते रहेंगे। मेरे और यहूदियों के दरमियान समझौता हो सकता है। आप उन्हें समझाएं कि मेरी बीवी के सिलसिले में झूठा मुकदमा वापस ले लें। मैं उनसे दुश्मनी नहीं करूंगा, वो मुझसे दुश्मनी ना करें।
एक ऑफिसर ने पूछा, इसका मतलब यह है कि समझौता होने के बाद शहर में अमन ओ अमान हो जाएगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं भला शहरी अमन ओ अमान की जमानत कैसे दे सकता हूँ? ना खून खराबे में मेरा हाथ पहले था, ना आइंदा रहेगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि यहूदी उल्टी चाल चलते हैं। मुझे फांसने के लिए ऐसी चालें चल रही हैं, अगर समझौता हो जाएगा तो शायद वो अपनी चालों से बाज आ जाएंगे। कई अफसरान ने मेरी तायद की और कहा वो समझौता कराने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, वरना ज्यूइश सोसाइटी पर और मुझ पर बहुत सी पाबंदियां आयद की जाएंगी। ये नजरबंदी जल्द ही खत्म नहीं की जाएगी। मुझे बाहर तफरीह के लिए भी निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी और यही सलूक यहूदियों से होगा। वो सब चले गए। मैंने ड्राइंग रूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। रसवंती ने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, आओ हम दूसरे कमरे में चलकर बातें करें। फिर मैंने सोच के जरिए कहा, ख्याल ख्वानी के जरिए बात होगी, दीवारों के भी कान होते हैं। वैसे कहना क्या चाहती हो? इतने सारे यहूदी मारे जा रहे हैं, मैं जानती हूँ, इसलिए इनकार न करो, इसमें तुम्हारा हाथ है। मैं अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है और आइंदा भी करेंगे। मैं उन्हें खूब समझता हूँ। फरहाद, मेरी एक बात मान लो, एक बार उनसे दोस्ती करके देखो। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, सिर्फ एक शर्त पर दोस्ती कर लूंगा। अपने दोस्तों से कहो वो फलस्तीनी अवाम की जमीन जायदाद और उनके तमाम जायज हकूक वापस कर दें। तुम उनसे दोस्ती करने के बाद रफ्ता रफ्ता अपनी बातें मनवा सकते हो। रसवंती तुम्हारी जितनी अक्ल है उतनी ही बातें करती है और मेरी जितनी मालूमात और तजुर्बात हैं मैं उनके मुताबिक अमल करता हूँ, इसलिए फजूल बातें ना करो। अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। मालूम तो करो वो लोग उसे भेजने के सिलसिले में क्या कर रहे हैं। मालूम कर लूंगा। जब से तुम्हारी याददाश्त वापस आई है तुमने मुझसे प्यार का एक लफ्ज भी नहीं कहा। अपने बच्चे की रट लगाए हुए हो। मैं कह चुकी हूँ, बच्चे के बगैर तुम्हारी मोहब्बत अधूरी है और तुम्हारे बगैर बच्चे की मोहब्बत अधूरी है। तुम दोनों मेरी आंखें हो, मेरा धड़कता हुआ दिल हो, मेरा धर्म हो, मेरी आत्मा हो। प्लीज उन लोगों से कह दो कि पारस को जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करें। मालूम तो हो कि हो क्या रहा है। मैं उनके पास जा रहा हूँ, अभी मालूम करके बताता हूँ, जरा खामोश रहो। वो एक जगह बैठ गई। मैंने भी एक कुर्सी पर बैठते हुए ख्याल ख्वानी की परवाज की और सईद साहब के पास पहुंच गया। मैं उन्हें मुखातिब करना चाहता था मगर चुप रहा। वो परेशान मालूम हो रहे थे। जब मैंने दिमाग को टटोला और परेशानी की वजह मालूम की तो खुद घबरा गया। मैंने एक जरा ख्याल ख्वानी का सिलसिला खत्म करके सामने बैठी हुई रसवंती की तरफ देखा। वो सर झुकाए सोचने में मसरूफ थी। मैं फिर सईद साहब के दिमाग में पहुंच गया। हम जो सोच भी नहीं सकते थे वो हो रहा था। वो फर्जी पारस गायब हो गया था। मैंने पूछा, सईद साहब ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया? मैं क्या बताऊं, मैं खुद हैरान हूं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि दुश्मन यहां तक पहुंच सकते हैं। मैंने सलमा की कोठी के चारों तरफ सख्त पहरा लगा दिया था। हम जिस कोठी से बारात लेकर जाने वाले हैं वहां भी बड़ी सख्ती है। कोई गैर जरूरी आदमी हमारी इजाजत के बगैर कोठी के अहाते में दाखिल नहीं हो सकता था। जिस वक्त तुमने रिहाना और भाभी से राब्ता कायम किया उस वक्त पारस भाभी के पास था। थोड़ी देर बाद वो रोने लगा। भाभी ने उसे चुप कराने के लिए मुलाजमा को दे दिया। वो उसे बाहर ले गई। उसके बाद वो गायब हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं? वो तेज रफ्तारी से अपनी कार ड्राइव कर रहा था। उन्होंने जवाब दिया, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। अभी पता चला है कि वहां एक चार्टर्ड तैयारा मौजूद है। अब वो दिल्ली की तरफ गया है। मैं मालूम करना चाहता हूँ उस त्यारे में कौन मुसाफिर थे। मेरी ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। रसवंती कह रही थी, तुम कुछ बताओ तो सही, क्या हो रहा है? मैंने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है। पारस को भेजने के इंतजामात हो रहे हैं। आज जुमा का दिन है, दफातर बंद है। कल ही ये कोशिश की जाएगी, परसों से रवाना कर दिया जाएगा। वो कल क्यों नहीं आ सकता? यही तो मैं सईद साहब से पूछ रहा था। तुमने ख्याल ख्वानी का सिलसिला तोड़ दिया। अच्छा, अब कुछ नहीं बोलूंगी। तुम उन पर जोर डालो कि वो कल ही मेरे बेटे को रवाना कर दें। मैंने ख्याल ख्वानी के बहाने आंखें बंद कर ली, लेकिन सईद साहब के पास नहीं गया। मैं खुद उलझा हुआ था। दुश्मनों ने इस मुकाम पर मुझे पहुंचा दिया था जहां रसवंती के सामने मुजरिम बनने वाला था। वो कह चुकी थी कि मैं किसी मसलियत की बिना पर उसके बेटे को दूर रखना चाहता हूँ और कोई फर्जी बच्चा उसकी गोद में देना चाहता हूँ। अगर मैंने कल या परसों तक उसके बेटे को उसके पास ना पहुंचाया जिसको वो अपना समझ रही थी तो बात बिगड़ जाएगी। वो सचमुच मुझे अपना और अपने बेटे का दुश्मन समझने लगेगी। यहूदियों की हमदर्दियां उसके दिल में और गहरी हो जाएंगी। मैं सईद साहब के पास पहुंच गया। वो एयरपोर्ट की इमारत में एक पुलिस ऑफिसर के साथ जा रहे थे। पुलिस ऑफिसर कह रहा था, मैं आपको इतला देने वाला था। ताज्जुब है कौन उस बच्चे को अपने हाथ से लाकर एयरपोर्ट पर छोड़ गया है। सईद साहब मुतमईन हो गए थे। मैंने खुश होकर आंख खोलते हुए रसवंती की तरफ देखा। वो मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। मैं फिर आंखें बंद करके सईद साहब के पास चला गया। वो एक दफ्तर में थे। वहां पुलिस के कुछ और आदमी थे। एक तरफ एक बच्चा कपड़े में लिपटा पड़ा था।
सईद साहब उसके पास गए, उसे देखा, फिर परेशान होकर बोले, नहीं ये बच्चा नहीं है। उस बच्चे के दाएं शाने पर नए पैसे के बराबर निशान है। ऑफिसर ने पूछा, तो फिर ये किसका है? सईद साहब ने कहा, किसी का भी हो, मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे इस चार्टर्ड तैयारी के मुसाफिरों की फहरिस्त दी जाए। कुछ देर में वो फहरिस्त मिल गई। उसमें कुछ मर्दों और कुछ औरतों के नाम थे। एक औरत ऐसी थी जो बच्चे वाली थी। सईद साहब ने कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक तैयारा सुबह आया था, फिर इतनी देर यहाँ कैसे रह गया? उस तैयारे के पायलट ने कहा था कि कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, उसको पूरी तरह चेक किया जाए। फिर उसमें ईंधन की भी जरूरत थी। इस सिलसिले में देर हो गई। तैयारा 8 बजे यहाँ पहुंचा, 12 बजे यहाँ से रवाना हो गया। उसके कई मुसाफिर तैयारे से उतरकर यहाँ आए थे। सईद साहब ने चौंक कर पूछा, यकीनन वो बच्चे वाली औरत भी अपना बच्चा लेकर आई होगी? ये हो सकता है नहीं, यही हुआ है। मैं यकीन से कहता हूँ वो औरत बच्चा लेकर आई। उसने अपना बच्चा यहाँ छोड़ा और हमारे बच्चे को अपने साथ ले गई। जनाब, कोई औरत अपने बच्चे को छोड़कर आपका बच्चा कैसे ले जा सकती है? अगर ये बच्चा उस औरत का ना हो, यानी ये बच्चा लावारिस हो, सिर्फ इसलिए कहीं से हासिल किया गया हो कि इसे यहाँ छोड़ा जाएगा और उसकी जगह हमारा बच्चा उस औरत की गोद में दिया जाएगा, ताकि उस औरत के पासपोर्ट और सफरी कागजात के मुताबिक बच्चा उसकी गोद में मौजूद रहे। चेकिंग के दौरान कोई एतराज न करे, और वो किसी के एतराज के बगैर उस बच्चे को ले गई है। मैंने राब्ता खत्म कर दिया, एक हाथ से सर को थाम लिया। सईद साहब का यकीन बिल्कुल दुरुस्त लगता था। दुश्मनों ने मेरे खिलाफ यही चाल चली होगी। रसवंती ने पूछा, क्या हुआ? मैंने चौंक कर कहा, कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द होने लगा है। वो तो होगा, जब तक जागते रहते हो दिमाग के उखाड़े में कुश्ती लड़ते रहते हो। देख लेना, एक दिन तुम्हारा ये सर ही नहीं रहेगा। इस ख्याल ख्वानी से बाज आ जाओ। इसके लिए एक वक्त मुकर्रर कर लो। कैसे वक्त मुकर्रर कर लूं? तुमने फरमाइश कर दी कि तुम्हारे बेटे के सिलसिले में ख्याल ख्वानी करूं। इसी तरह दूसरों के भी तकाजे होते हैं। सोनिया, आला बीबी, मंजाली, जावेद, रेहाना भाभी, शाहीना, सईद भाई और दुनिया जहां के ऐसे रिश्ते, ऐसी मोहब्बतें हैं जिन्हें मैं भुला नहीं सकता, जिन्हें छोड़ नहीं सकता। छोड़कर दूर चला जाता हूं तो ख्याल ख्वानी के जरिए उनके करीब पहुंच सकता हूं। मैं मान गई, लेक्चर ना दो। बताओ, सईद साहब ने मेरे बेटे के मुतल्लिक क्या कहा? वो कह रहे हैं कल दफ्तर खुलेगा, जाएंगे, कागजात तैयार करेंगे। हो सका तो कल शाम की फ्लाइट से ही बच्चे को रवाना करेंगे, और अगर ना हो सका तो परसों रात तक वो जरूर आ जाएगा। फिर मैंने दिल में कहा, कहां से आएगा? मैं कहां से उस फर्जी पारस को लाऊं जिसके दाएं शाने पर नए पैसे के बराबर निशान है और जिसे रसवंती अपना बेटा तस्लीम करे? मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। मुझ में इतना हौसला नहीं था कि मैं उसे सच्ची बात बता देता। मैंने सोचा पहले उसे दोपहर का खाना खिलाया जाए। पहले बता दूंगा तो वो कुछ नहीं खाएगी, मुझसे झगड़ा करेगी। उसके दिल में मेरी तरफ से जो अदावत पैदा होगी उसके मुतालिक मैं सोच सकता था, अंदाजा कर सकता था। इसलिए मैंने खाना खाने के लिए कहा। वो मेरे पास ही में उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने बेटे की मोहब्बत में तुम्हें फरामोश कर दिया। ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। आज सुबह बाबा फरीद वास्ती का इंतकाल हो गया है। तुम नहीं जानती हो कि उन्होंने मेरी वफात से पहले तुम पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे माजी को रोशन कर दिया है। वो मेरी तरफ देख रही थी मगर मेरी बात नहीं समझ रही थी। मैंने कहा, तुम नहीं समझ सकोगी। बाबा साहब ने तुम पर जो अमल किया वो तुम्हारी गफलत के दौरान किया। उस वक्त तुम नींद की हालत में थी। हमने दोपहर का खाना खाया। उस वक्त 3 बजे थे। खाने के बाद उसने कहा, मुझे थकन महसूस हो रही है, सोने को जी चाहता है। वो चली गई और ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ। मैं बच्चे के सिलसिले में परेशान था, कुछ सोचना समझना चाहता था। अब क्या किया जा सकता है? मेरे दुश्मन जाने कितने दिनों से फर्जी पारस की ताक में होंगे। इतना तो वो जानते ही थे कि मैं रसवंती को लेकर पाकिस्तान से निकला हूं तो मेरे साथ बच्चा नहीं था। यकीनन पारस को पाकिस्तान में छोड़ा गया था, ये उन्होंने मालूम कर लिया। फिर बड़ी सहूलत से मंसूबा बनाकर उसे अगवा कर लिया। लेकिन वो फर्जी पारस को दहली क्यों ले गए? वहीं उसे रखा जाएगा या कहीं और ले जाएंगे, ये मुझे मालूम नहीं था। उस बच्चे के सिलसिले में उन्होंने मुझे बिल्कुल तारीकी में छोड़ दिया था। रोशनी की एक हल्की सी रिमक भी ऐसी नहीं थी जो मुझे उस बच्चे तक पहुंचाती। मैं सोनिया के पास पहुंच गया। उसने कहा, तुम यहाँ के वक्त के मुताबिक 12 बजे आने वाले थे। इस वक्त 11:15 हुए हैं। चलो ठीक है, इस वक्त बहुत से लोग आए हुए हैं। कितने ही मुमालिक की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। मैंने उनसे बड़ी माजरत के साथ कहा था कि 12 बजे के बाद उन्हें इस इदारे के उस हिस्से में जाने दिया जाएगा जहां बाबा साहब की मैयत रखी हुई है। फिर वो वहां तक जा सकेंगे जहां उनकी तदफीन होगी। उससे पहले फरहाद अली तैमूर, आप सब लोगों के दिमागों में बारी बारी पहुंचेंगे और ख्यालात के जरिए दोस्त और दुश्मन को पहचान लेंगे। जो दुश्मन होंगे किसी साजिश के ख्याल से आए होंगे। हम उनके साथ सख्ती से पेश आएंगे। जानते हो,
मेरी इस बात का रद्द-ए-अमल क्या हुआ? मैं सुन रहा हूं, बोलो। उनमें से कितने ही लोग तरह तरह के बहाने करके वापस जाने लगे। उनमें फ्रांस का मास्टर भी था। यानी दोस्तनुमा दुश्मन और साजिशी अफराद कतरा कर जा चुके हैं। चले तो गए हैं, हो सकता है कुछ ढीठ किस्म के लोग रह गए हैं। सोनिया, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूं। मैं फर्दन हर एक के दिमाग में झांकना और वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता। परेशानी क्या है मुझे बताओ। मैं उसे बताने लगा किस तरह फर्जी पारस को अगवा किया गया और उस वक्त रसवंती के सामने मेरी पोजीशन कितनी कमजोर हो गई है। मेरे 1000 यकीन दिलाने के बावजूद वो यही कहेगी कि मैं उससे झूठ बोलता आया हूं, धोखा देता आया हूं। अब भी उसे धोखा दे रहा हूं। तुमने उस फर्जी पारस को परसों रसवंती के पास पहुंचाने का वादा किया है और परसों अभी बहुत दूर है। पहले अपने दिमाग से परेशानियां निकाल दो। परेशानियों के साथ कोई तदबीर नहीं सोच सकोगे। मेरा मशवरा है कि यहूदी तंजीम के अहम अफराद के दिमागों में पहुंचो, शायद उनके जरिए कुछ मालूम हो जाए। मैंने यहूदी तंजीम के तमाम अहम अफराद को खत्म कर दिया है, कुछ बच गए हैं। उन बाकी मानदा लोगों से दूसरे तमाम यहूदी दूर रहेंगे और उन्हें अपने किसी मंसूबे और प्रोग्राम में शरीक नहीं करेंगे। तुमने जोश और गुस्से में आकर उन्हें खत्म कर दिया। दुश्मनों को जिंदा छोड़ना पड़ता है ताकि किसी भी मौका पर उन्हें अपना आलाकार बनाया जा सके। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, इंतकामी जज्बा पूरा हो गया, लेकिन गलती का एहसास हो रहा है। जो लोग खत्म हो चुके हैं उनकी जगह दूसरे आ रहे हैं। अफसोस, आदमी मारने से नहीं मरता। इस दुनिया में अजल से जितने इंसान मरते आए हैं उनकी जगह कई गुना पैदा होते रहे हैं, चाहे दोस्त हों या दुश्मन। मैं मानती हूँ बाज हालात में दुश्मन को कत्ल किए बगैर कोई चारा नहीं होता, लेकिन दुश्मन को दहशत ज़दा करके ज्यादा से ज्यादा एहसास कमतरी में मुब्तला करना बेहतर है, ताकि वो हथियार डाल दे और हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए। मैंने तायद में सर हिलाकर कहा, हमने अब तक यही किया है। बड़ी मजबूरी की हालत में कभी दुश्मनों को हलाक किया है, वरना हलाकत से परहेज करते रहे हैं। आइंदा भी यही कोशिश की जाएगी। मैं उससे बातें करने के बाद अपनी जगह वापस आ गया। मैं सोनिया से बातें करता हूं तो अजीब तरह का जहनी सुकून हासिल होता है। खास तौर पर परेशानी के वक्त वो मेरे दिल का चैन और दिमाग का सुकून है। उस वक्त भी उसने कितनी अच्छी बात कह दी थी। पारस के लिए मैंने परसों का वादा किया है, लिहाजा परसों तक परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। दुश्मनों तक पहुंचने के लिए 2 दिन बहुत होती हैं। हो सकता है आज ही शाम तक या रात तक फर्जी पारस का सुराग मिल जाए। मुझे इत्मीनान हुआ। मैं अपनी जगह से उठकर उस कॉटेज के अंदरूनी हिस्सों में एक जगह से दूसरी जगह गया। जरा टहलना चाहता था। फिर बरामदे में गया। बाहर खूबसूरत बागीचा था। दूर दूर मुसल्लह अफराद नजर आ रहे थे। कुछ पुलिस के आदमी थे, कुछ रंगून के मास्टर ने अपने मुसल्लह अफराद को मेरी हिफाजत के लिए मामूर किया था। अलबत्ता एंजलो के आदमी नजर नहीं आ रहे थे। मैंने एंजलो के पास पहुंचकर पूछा, तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? उसने कहा, आप हुक्म दे, फौरन आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। वैसे अभी वो खुद को जाहिर नहीं कर रहे। आपके कॉटेज के बाएं तरफ और पीछे की जानिब जो बंगले हैं वो हमारे आदमी ने किराए पर हासिल किए हैं। वहां से आपके दुश्मनों पर नजर रखी जा रही है। कोई खास बात? जी हाँ, हम पर जोर दिया जा रहा है कि हम आपका असली रिकॉर्ड जाहिर कर दें। अदालत में वो हिस्ट्री शीट पेश करें जिससे ये जाहिर हो जाए कि आप टेलीपैथी जानते हैं। बाय द वे, आपने ये बात क्यों छुपाई है जबकि अखबारात में भी इसका चर्चा हो चुका है? अखबारात में झूठे प्रोपोगेंडे भी होते हैं। फिलहाल मेरी हिस्ट्री शीट से मेरी असलियत जाहिर ना हो, नहीं होगी। हमारे मास्क मैन ने कहा है, हम आपकी खातिर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से, तंजीमों से, मुमालिक से मुखालफत मोल लें, लेकिन आपके खिलाफ कभी कोई बयान ना दें। मैंने मुस्कुराकर कहा, ऐसे वक्त दोस्ती आजमाई जाती है। अपने मास्क मैन से कह देना मैंने उनका शुक्रिया अदा किया है। आपने शहर में बड़ी दहशत फैला दी है। पुलिस और आला हुकाम बड़ी सख्ती से पेश आएंगे। हो सकता है आपको बर्मा छोड़ देने का हुक्म दें, देखा जाएगा। मैंने उससे राब्ता खत्म किया। फिर रंगून के मास्टर को मुखातिब किया। उसको भी अपनी हिस्ट्री शीट के मुतालिक हदायत दी। उसने जवाब दिया, दुनिया के जितने ममालिक और जितने शहरों में हमारे मास्टर हैं उन्हें सख्ती से हुक्म दिया गया है कि आपकी हिस्ट्री शीट और दूसरे तमाम अहम रिकॉर्ड्स को अंडरग्राउंड पहुंचा दिया जाए। किसी भी यहूदी को आपके रिकॉर्ड का एक सफा भी ना मिले। सुपर मास्टर ने कहा है, हम दुनिया की तमाम ताकतों, तंजीमों और तमाम बड़े मुल्कों की मुखालफत मोल लें, लेकिन आपके खिलाफ कभी कोई बयान ना दें। मैंने वहां भी मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती ऐसे वक्त आजमाई जाती है। सुपर मास्टर से कहना कि मैंने उनका शुक्रिया अदा किया है। जनाब, बर्मी हुकूमत आपके खिलाफ सख्त इकदाम करना चाहती है। शायद आपको बर्मा से बाहर चले जाने को हुक्म दे। अभी आला हुकाम के दरमियान इस फैसले पर इख्तलाफात हैं। सुपर मास्टर की तरफ से जोर दिया जा रहा है कि ऐसा फैसला ना किया जाए। जब यहाँ की हुकूमत मेरे खिलाफ कोई फैसला सुनाएगी तो देखा जाएगा।
मैं उससे भी रुखसत हो गया। फिर मैंने कॉटेज के कमरे में आकर एक सोफे पर बैठते हुए मंजाली से राब्ता कायम किया। वो जिस तैयारी में सफर कर रही थी वो रंगून पहुंचने ही वाला था। मैंने कहा, यहाँ मुझ पर बड़ी पाबंदियां हैं, तुम्हें लेने एयरपोर्ट नहीं आ सकूंगा। बहरहाल रेड पावर के बॉस एंजेलो को भेज रहा हूँ। क्या आप एंजेलो के दिमाग में मौजूद रहेंगे? मैं कोशिश करूंगा। किसी मसरूफियत के बिना पर उसके दिमाग में ना पहुंच सका तो कोडवर्ड मुकर्रर कर लेती हैं, उसके मुताबिक तुम उसे पहचान लोगी। मैंने जरा सोचा, फिर कहा, अपनी जहरीली शख्सियत के मुताबिक। ये कोडवर्ड याद कर लो। जहर जिंदगी का आखिरी और मौत का दायमी हाथ है। वो मुस्कुराने लगी। मैंने एंजेलो के पास पहुंचकर पूछा कि इस वक्त बहुत मसरूफ हो? बिल्कुल नहीं जनाब, दुनिया जहां की मसरूफियत आपके लिए खत्म की जा सकती है। हुक्म दीजिए, इस वक्त एयरपोर्ट रवाना हो जाओ। एक अफ्रीकी स्याफाम लड़की आ रही है। वो मेरी बहुत अहम साथी है, उसका नाम मंजाली है। स्याफाम होने के बायस वो त्यारे के तमाम मुसाफिरों में जानी पहचानी जा सकती है। दूसरी अफ्रीकी औरतें हों तो उसकी एक पहचान और है, वो हमेशा सफेद बेदाग लिबास पहनती है। मिस मंजाली मुझे कैसे पहचानेगी? आप तारफी कोडवर्ड याद कर लें। मैंने वो कोडवर्ड्स बताए। वो फौरन ही रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। एयरपोर्ट पर मुतय्यन किसी मातहत से राब्ता कायम हो गया। वह त्यारे के पहुंचने का सही वक्त मालूम कर रहा था। फिर उसने दूसरे नंबर डायल किया और मंजाली की रिहाइश का इंतजाम करने लगा। मैं उसके दिमाग से वापस आ गया। मुझे चाय की जरूरत महसूस हो रही थी। मैंने रसवंती के दिमाग में पहुंचकर कहा, 2 घंटे हो चुके हैं, अब उठ भी जाओ। उसने आंखें खोल दी। मैंने पूछा, क्या 1 कप चाय मिलेगी? वह फौरन ही उठकर बैठ गई। मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। प्लीज एक बार फिर मालूम करो, क्या मेरा बेटा कल तक पहुंच जाएगा? मैंने मालूम किया है, बहुत मजबूरी है, वो परसों से पहले नहीं आ सकेगा। वो मायूस होकर किचन की तरफ जाने लगी। मैं सोनिया के मशवरे के मुताबिक थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि रसवंती मेरे लिए दर्द सर बनी हुई है। मैंने फिर उसे और फर्जी पारस को दिमाग से झटक दिया। अंधे डेविड सोल्जर के दिमाग पर दस्तक दी। पहले तो उसने सांस रोक ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हुए बोला, कौन? मिस्टर फरहाद? मैं हूं। मेरे हिसाब के मुताबिक यहूदियों में एक तुम ही बाकी रह गए हो। हाँ, तन्हा रह गया हूं। क्या मुझे कत्ल करने आ रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, ताजुब है, कातिल अपने बिस्मिल से पूछ रहा है। तुमने तो मुझे कत्ल करने का बेड़ा उठाया है। जो अहद किया है उसे पूरा करूंगा, लेकिन एक अंधे को तन्हा घेर कर मारना दलेरी नहीं होगी। क्या तुम्हारे आसपास हिफाजती इंतजामात नहीं है? तुम्हारी तो छड़ी भी हिफाजत के लिए काफी है। ये दुरुस्त है, फिर भी मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। याद है मैंने भी तुम्हें मोहलत दी थी। मैं जानता हूँ, दूसरी यहूदी टीम का इंतजार कर रहे हो। मैं तुम्हें इंतजार करने तक जिंदा रहूंगा। जितनी सांसें ले सकते हो ले लो। रसवंती चाय लेकर आ गई। उसका मुंह बना हुआ था। वो चाय मेरे सामने रखकर सोफे पर बैठ गई। मैंने कहा, रसवंती, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन इस वक्त बदसूरत लग रही हो। आखिर ये मुंह किस लिए बना है? वो नागवारी से बोली, मर्द को खूबसूरती मिल जाती है तो वही खूबसूरती बदसूरती बन जाती है। यकीनन कोई दूसरी खूबसूरती हाथ आ गई होगी, तभी मुझसे दूर दूर हो। मैं तुमसे कह चुका हूं, आज सुबह बाबा साहब का इंतकाल हो गया है। आखिर ये बाबा साहब कौन है? और जो भी हो, इंतकाल यहां तो नहीं हुआ है। तुम अपनी जुबान बंद ही रखो। मैं चाय पीने लगा। वो उठकर खड़ी हो गई। फिर वो मुझे देखते हुए वहां से पलटकर गुस्सा दिखाते हुए जाने लगी। जाने के अंदाज में भी बड़ी दिलकशी थी। वही बीवियों वाला सदियों पुराना अंदाज था। मैंने हसरत से उसे देखा जिधर वो चली गई थी, लेकिन मजबूरी थी। मैं चाय की प्याली उठाकर हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। मैं उस मिठास भरी गर्मी को पीने लगा। जी चाहता था चाय पीने के बाद ख्यालख्वानी ना करूं, थके हारे अंदाज में सोफे पर नीम दराज हो जाऊं और अपने दिमाग को खाली करके भूल जाऊं कि टेलीपैथी जानता हूं। भूल जाऊं कि सारी दुनिया में मेरे चाहने वाले हैं और चाहने वालों से राब्ता कायम करना जरूरी होता है। मैं सब कुछ भूल जाऊं, अफसोस के नहीं भूल सकता। मैं जानता था मंजाली बखैरियत एंजेलो की पनाह में किसी रिहाइशगाह तक पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा भी हुआ कि जिस बात की तवक्को हम नहीं करते वही सामने आ जाती है। जैसे बांग्लादेश में मंजाली को खिलाफ तवक्को वाकयात पेश आए थे, उसी तरह मैं सोनिया मरजाना और पारस की तरफ से मुतमईन था। वहां भी बड़े सख्त हिफाजती इंतजामात हैं। बाबा साहब के तजहीज़ और तकफीन के बाद सोनिया मेरे पास आएगी। पारस मरजाना और आला बीबी की पनाह में रहेगा, लेकिन दुनिया की कोई पनाहगाह हर लिहाज से महफूज और मजबूत नहीं है। लेकिन वक्तन फवक्तन अपने लोगों की खबर रखना लाजमी था, इसलिए मैंने मंजाली के दिमाग में झांक कर देखा। वो मुस्कुराने लगी, फौरन ही महसूस कर लेती थी। मैंने देखा वो एक कार की अगली सीट पर बैठी हुई थी। एंजेलो कार ड्राइव करते हुए कह रहा था, मिस मंजाली, मैंने फराज साहब से तुम्हारे मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल नहीं की।
उनसे गैर जरूरी बातें पूछने की जरूरत नहीं होती। वैसे मैंने अंदाजा लगाया कि आप भी मादाम सोनिया और मरजाना वगैरह की तरह खासी खतरनाक हैं। मंजाली ने मुस्कुराकर पूछा, आपने ये अंदाजा कैसे लगा लिया? इन कोड वर्ड्स के जरिए। देखिए ना कितना खौफनाक जुमला है। जहर जिंदगी का आखिरी और मौत का दायमी जायका है। वो हंसने लगी। एंजेलो ने से कनखियों से देखते हुए कहा, एक बात और कहना चाहता हूँ। एयरपोर्ट पर जब आपसे सामना हुआ तो मैंने अपनी अजीब सी हालत महसूस की। यूं लगा जैसे तुम्हारी तरफ खिंचा जा रहा हूं। तुम्हारे अंदर अजीब सी कशिश है। आखिर तुम में क्या बात है? वो हंसते हुए बोली, मैं क्या जानूं, कशिश आप महसूस करते हैं और सवाल मुझसे करती हैं। एंजेलो चंद लम्हों तक खामोश रहा, फिर उसने कहा, एक बात और पूछना चाहता हूं। मंजाली बहुत ही हंसने वाली लड़की थी। अपनी आदत के मुताबिक फिर हंसते हुए बोली, जब मंजिल एक हो, रास्ता लंबा हो तो बात करने की इजाजत नहीं लेना चाहिए। उसने कहा, एयरपोर्ट पर मैंने आपसे मुसाफिया किया तो दस्ताने पहनने के बावजूद तुम्हारा हाथ बहुत गर्म लगा, जैसे तेज बुखार हो। बज़ाहिर तो बीमार नजर नहीं आ रही हो। मैं बचपन से मुसलसल बुखार में मुब्तला हूं। ये कैसे मुमकिन है? मुसलसल बुखार अच्छे से अच्छे शहजोर को मार डालता है। आप मजाक कर रही हैं। मैं संजीदगी से कह रही हूं, ये बुखार मुझे बचपन से और मरते दम तक रहेगा। मेरा जिस्म तपते रहने का आदी है। ये बात बड़ी हैरत अंगेज है, लेकिन मुझे हैरान नहीं होना चाहिए। फरहाद साहब के साथी भी गैर मामूली होते हैं। शायद इस मुसलसल बुखार के पीछे कोई गैर मामूली सलाहियत छुपी हो। मंजाली ने कहा, तुम्हारे लिए इतना ही समझना काफी है कि मेरा बुखार सिर्फ फरहाद के दुश्मनों पर उतरता है। मेरी ख्याल खोने का सिलसिला टूट गया। कुछ गाड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास आया। पर्दे को जरा सिरका कर देखा। कॉटेज के अहाते में 2 गाड़ियां दाखिल हो रही थी। उनमें पुलिस वाले नजर आ रहे थे। इतनी तादाद में पुलिस वाले और उनके अफसरान के आने का मतलब कोई खास बात हो सकती थी और मेरे खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जा सकता था। मैं अपने सोफे पर आकर बैठ गया। रसवंती तेजी से कमरे में दाखिल हुई। उसने भी गाड़ियों की आवाज सुनी थी। मैंने कहा, घबराने की बात नहीं, पुलिस वाले आए हैं। ये तो आते रहेंगे। यहूदियों की दुश्मनी हर लम्हे महंगी पड़ रही है। वो परेशान करते जा रहे हैं, मारने के बावजूद मरते नहीं है और ज्यादा दुश्मनी पर उतर आती हैं। उन्हें दोस्त बनाकर अपना काम क्यों नहीं निकालते? फुर्सत मिली तो तुम्हारे मशवरे पर गौर करूंगा। एक मुसल्ला जवान ने आकर बताया कि पुलिस के अफसरान अंदर आना चाहती हैं। मैंने आने की इजाजत दी। थोड़ी देर बाद एक एक करके तमाम अफसरान कमरे में आ गए। मैं उनसे मुसाफिया करने लगा। वो सब मुख्तलिफ सोफों पर बैठ गए। रसवंती उस कमरे के एक गोशे में जाकर कुर्सी पर बैठ गई। एक ऑफिसर ने पूछा, मिस्टर फरहाद, आपका बेटा पारिस अली तैमूर कहाँ है? मेरा माथा ठिनका। पारस की बात आई है तो यकीनन दुश्मनों ने कोई नई चाल चली होगी। मैंने कहा, वो जहां भी है बखैरियत है, हिफाजत से है। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि वो कहाँ है? दूसरे ऑफिसर ने पूछा, चलिए यही बता दीजिए कि आपने बेटे को मां से दूर क्यों रखा? जाहिर है मेरी बीवी की जहनी हालत ठीक नहीं थी। ये अपना माजी भूल गई थी, इसलिए बच्चे को और मुझको पहचानती नहीं थी। ऑफिसर ने रसवंती की तरफ देखकर पूछा, क्या अब भी आप अपने बच्चे को नहीं पहचानती या बच्चे को नहीं पहचान सकेंगी? रसवंती ने कहा, मेरी याददाश्त वापस आ गई है। मैं अपनी मोहब्बत और खून के रिश्तों को अच्छी तरह पहचान रही हूँ। अपने बेटे को तो एक नजर में पहचान सकती हूँ। जब आप बेटे को पहचानती है तो उसे दूर क्यों रखा? रसवंती ने जवाब दिया, अभी मजबूरी है, वो पाकिस्तान में है, परसों तक यहाँ आएगा। एक ऑफिसर ने मुस्कुराकर कहा, वो पाकिस्तान में नहीं बर्मा में है। रसवंती उछलकर खड़ी हो गई। कहाँ है मेरा बेटा? मादाम आराम से बैठें। हमें जो इतला मिली है उसी के मुताबिक आपको बतानी है कि फरहाद साहब ने पारस अली तैमूर को बर्मा के एक दूर उफ्तादा इलाके में छुपा रखा है, शायद इसलिए कि दुश्मन उनके बेटे को नुकसान न पहुंचा सकें। लेकिन ताज्जुब है आपके शौहर ने आपसे भी उसे छुपाए रखा है। मैंने गुस्से से कहा, यह बकवास है, मेरा बेटा यहाँ नहीं है। अगर है तो वो कहाँ है? सॉरी मिस्टर फरहाद, हमें यहूदी तंजीम के नुफराद ने बताया है जो आपके हाथों से जिंदा बच गए हैं। मैंने इतराजन पूछा, मेरे हाथों से बचने का मतलब क्या हुआ? क्या मैंने दूसरों को कत्ल किया है? ये हम नहीं जानते। हम वो कह रहे हैं जो यहूदी हमसे कह रहे हैं। वो आज रात 10 बजे अपने बयान के मुताबिक पारस अली तैमूर को रंगून ले आएंगे। रसवंती की बेचैनी काबिले दीद थी। मैंने गुस्से से पूछा, रात के 10 बजे क्यों लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? आखिर वो कहाँ है? वो ये बताने से इनकार करते हैं और कहते हैं, अगर आपको मालूम हो गया कि पारस अली तैमूर कहाँ है और कहाँ से लाया जा रहा है तो आप टेलीपैथी के जरिए फिर अपने बच्चे को मां से दूर कर देंगे। मैंने कनखियों से रसवंती को देखा। वो मुझे घूर कर गुस्से से देख रही थी। मैंने ऑफिसर से कहा, रसवंती मेरी शरीके हयात है, पारस मेरा बेटा है। मैं भला माँ बेटे को क्यों जुदा करूंगा?
यहूदी कहते हैं आप मादाम रसवंती को बेवकूफ बना रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं। बेटे को माँ से दूर रखकर माँ को अदालत में अपने हक में बयान देने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर ये यहूदियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे और आपकी हमायत नहीं करेंगी तो आप बेटे को माँ से कभी नहीं मिलाएंगे। रसवंती, तुम इन लोगों को बताओ कि मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया है। मैंने मुकदमे से मुतल्लिक कोई बात तुमसे नहीं की है। उसने मुझे बदस्तूर गुस्से से देखते हुए कहा, बेशक तुमने मुकदमे के मुतल्लिक बात नहीं की है, लेकिन मैं उनकी हमायत में बोलती हूँ। तुमसे मैंने बारहा कहा कि उनसे दुश्मनी ना करो, दोस्ती कर लो। मेरा ये असरार बढ़ता रहेगा तो एक दिन वही नौबत आएगी जो यहूदी कह रहे हैं। तुम मुझे मेरे बेटे से बदस्तूर दूर रखकर ब्लैकमेल करोगे, मुझे अपने मवाफिक अदालत में बयान देने पर मजबूर करोगे। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो? मैं तुम्हें ऐसा समझती हूँ या नहीं? आज रात 10 बजे के बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। मेरा बेटा मुझे यहाँ मिल जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि तुम झूठ बोलते रहे। उसे पाकिस्तान में नहीं बल्कि बर्मा के किसी दूर उफ्तादा इलाके में रखा गया था। तुमने रखा था और मुझे धोखा दे रहे थे। मैंने झुंझलाकर कहा, तुम समझने की कोशिश करो, ये दुश्मनों की चाल है। वो जवाबन झुंझलाकर बोली, दुश्मनों की चाल है? जब देखो मेरे दोस्तों पर गुस्सा उतारते हो। कोई बात होती है, कोई दुश्मनी होती है, कोई कातिलाना हमला होता है तो सारी तान यहूदियों पर टूटने लगती है। मैं पूछती हूँ तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम पर 12 कातिलाना हमले हुए। 2 बरस 4 बरस पहले भी तुम पर कातिलाना हमले होते रहे, दुश्मनियां बढ़ती रहीं, और ये सब सुपर मास्टर की तरफ से था। क्या सबूत है कि अब भी सुपर मास्टर के आदमी तुम पर कातिलाना हमला नहीं करते हैं? तुम्हें जानी माली या किसी और तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं। सुपर मास्टर और मास्क मैन दोनों ही हमेशा से तुम्हारे खुले दुश्मन रहे, मगर तुम्हारी क्या पॉलिसी है कि उन दुश्मनों से दोस्ती कर रहे हो? और जिन यहूदियों ने मुझे पनाह दी, जिनकी पनाह में मैंने तुम्हारे बेटे को जन्म दिया, तुम उन्हें दुश्मन कह रहे हो। क्या वो मेरे बेटे को पैदा होते ही हलाक नहीं कर सकते थे? क्या मेरे मां बनने से पहले ही मुझे जान से नहीं मार सकते थे? रसवंती, ये सब उनकी चालें हैं। इस वक्त भी उन्होंने मेरे खिलाफ गहरी चाल चली है। अब मैं तुम्हें उनकी मक्कारी का यकीन नहीं दिला सकता। फरहाद, मुझे मुआफ कर दो। मैंने जितनी मक्कारियां तुम्हारी देखी हैं उन्हीं का हिसाब करो। दूसरों के गिरेबान में फिर कभी नजर डालना। वो गुस्से से जाने लगी। एक ऑफिसर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मादाम प्लीज 1 मिनट, आपके नाम यहूदी तंजीम की तरफ से एक खत है। मैंने हाथ उठाकर आगे बढ़कर कहा, मेरी बीवी को कोई शख्स खत नहीं दे सकता, ये मुझे दें। रसवंती ने आगे बढ़कर कहा, ऐसी बातें वो मर्द करते हैं जिन्हें अपनी बीवियों के किरदार पर भरोसा नहीं होता। लाइए ये खत मुझे दे दीजिए। ऑफिसर ने वो खत बढ़ा दिया। रसवंती ने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। खत अंग्रेजी में था और मैं रसवंती की सोच के जरिए पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, काबिल एहतराम हमारी मादाम, हमें बड़ी देर से इत्तला मिली कि आपकी याददाश्त वापस आ गई है। यकीनन आपको हमारी दोस्ती और खुलूस का एक एक लम्हा याद आ गया होगा। आप जब तक हमसे गाफिल रहीं तब तक हमने फरहाद साहब को अपना दोस्त बनाने की हद्दुल इम्कान कोशिश की, मगर पहले की तरह नाकाम रही। ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं। आपके फरहाद साहब कुछ ममालिक के आलाकार हैं। हमसे महज इसलिए दुश्मनी करते हैं कि हम यहूदी हैं, और आपको महज इसलिए धोखे पर धोखा देते रहते हैं कि आप हिंदू हैं। इसके बावजूद हम इनसे दुश्मनी नहीं करेंगे। वो आपके महबूब हैं, इसलिए हमारे भी महबूब हैं। कोई आपके शौहर की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हम उनकी आंखें निकाल लेंगे। कोई हमलावर होगा तो हम उसे कत्ल कर देंगे। आपके शौहर की सलामती, आपकी खुशी हमारी खुशी है, लेकिन फरहाद साहब आपसे दुश्मनी करेंगे तो यह हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमने आपसे वादा किया था कि आपके मां बनने से पहले हम फरहाद साहब को आपसे मिला देंगे। हमने उन्हें आपके पास आने की दावत दी। उस वक्त तक आपने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया था, लेकिन अफसोस उन्होंने हमारी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया और मौका पाकर आपको और बच्चे को हमसे छीन कर ले गए। इन हालात में भी हमने बुरा नहीं माना, क्योंकि आप भी किसी हद तक राजी खुशी गई थी। फिर यह कि बच्चा आपके पास था, हमने सोचा आपकी ममता, आपकी औलाद सलामत रहे, इसी में हमारी खुशी है। फिर एक बार अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फरहाद साहब ने इसके बाद आपको धोखा देना शुरू किया। जब आपकी जहनी हालत बिगड़ने लगी तो उन्होंने आपके बेटे पारस को आपके पास से गायब कर दिया और उसकी जगह एक दूसरा बच्चा ले आए। यकीनन उनका मंसूबा यही था कि पारस मुसलमान बाप का बेटा इसलिए हिंदू माँ के पास ना रहे, और अगर आपकी जहनी हालत दुरुस्त हो जाए तो उस नकली बच्चे को आपकी गोद में देकर समझा दिया जाए कि वही आपका पारस है। आपके इलाज के बाद जब आपकी याददाश्त गुम हो गई तो फरहाद ने उस नकली बच्चे को वहीं पाकिस्तान में अपने अजीजों के पास छोड़ दिया और आपको बर्मा ले आए।
बाद में हमने आपके असल बेटे का पता लगा लिया, जिसके दाएं शाने पर नए पैसे के बराबर निशान है। हम वादा करते हैं कि आज रात 10 बजे तक आपका बेटा आपकी गोद में पहुंच जाएगा, लेकिन इस बात की जमानत होना चाहिए कि फरहाद साहब आपके बेटे को फिर से आपसे दूर नहीं करेंगे। खत को इतना पढ़ने के बाद रसवंती ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें कह रही थी, अब मैं इन पर एतमाद नहीं करूंगी, ये मेरे बच्चे को फिर मुझसे जुदा कर देंगे। इनके दिमाग में यही बात है कि बच्चा सिर्फ मुसलमान बनकर परवान चढ़े और मुझ जैसी हिंदू माँ के साए में ना रहे। आह, मैं कितनी नादान थी। इनकी मोहब्बत के फरेब में आकर ये नहीं सोचा कि ये निहायत खुदगर्ज हैं। मैंने सोच के जरिए कहा, रसवंती, ये खत झूठ का पुलंदा है, ये बदगुमानी अच्छी नहीं है। उसने सोच के जरिए कहा, आज रात 10 बजे पता चल जाएगा कि ये बदगुमानी है या हकीकत। ये कहकर वो फिर खत पढ़ने लगी। आगे लिखा था, अगर हम पारस को वहां पहुंचाते हैं जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, तो हम आपके बेटे की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। फरहाद साहब की टेलीपैथी के आगे हमारी हिफाजती तदाबीर नाकाबिल अमल हो जाती हैं। आप अब भी उनकी मोहब्बत के तिलिस्म से निकल सकती हैं, तो हमारा नेक मशवरा है कि आप हमारी बताई हुई जगह पहुंच जाएं, लेकिन आपके साथ फरहाद साहब ना हो। अगर उन्हें यह एतराज हो कि हम धोखा देकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आप एहतियातन पुलिस वालों को अपने साथ ला सकती हैं। मादाम बच्चा माँ की गोद में परवरिश पाता है और बाप की शख्सियत से मुतासिर होता है, लेकिन माँ की अजमत भी उसके दिल में नक्श रहती है। बच्चे को माँ और बाप दोनों से मुतासिर होना चाहिए। अफसोस आपके खिलाफ यही साजिश हो रही है कि बच्चा आपकी जात से मुतासिर न होने पाए। अभी 10 बजे तक सोचने समझने और दानिशमंदाना फैसला करने का अच्छा वक्त है। हकीकतन आप अपने बच्चे के साथ हमारे साए में महफूज रह सकती हैं और अपने बेटे को अपने मजाज के मुताबिक परवान चढ़ा सकती हैं। फरहाद साहब आपके साथ रहना पसंद करें तो ये बच्चे के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। बच्चा आप दोनों से बराबर मुतासिर होता रहेगा। अगर आपने ये फैसला किया कि बार बार धोखा खाने के बावजूद आप फरहाद साहब के साथ ही रहना चाहती हैं, तो हम बाखुशी आपके बच्चे को आपके हवाले कर देंगे और आपकी खुशी में खुश रहेंगे। लेकिन इस पहलू पर भी जरूर गौर करें कि अब की बार फरहाद साहब ने बच्चा छीन लिया तो वो बहुत ही मोहतात अंदाज में उसे ऐसी जगह छुपा कर रखेंगे कि हम भी वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। शायद आइंदा हम आपके किसी काम नहीं आ सकेंगे। हमने सिर्फ आपके तहफ्फुज के लिए और आपको अपने साए में रखने के लिए फरहाद साहब पर मुकदमा दायर किया था। अब आपकी याददाश्त वापिस आ गई है। आप दोस्त और दुश्मन की अच्छी तरह तमीज कर सकती हैं। ऐसी सूरत में अदालती कार्रवाई नामुनासिब है। फैसला तो सिर्फ आप पर है, इसलिए हम ये केस वापस ले रहे हैं। कल फरहाद साहब को कानूनी तौर पर यह इतला पहुंचा दी जाएगी कि हमने मुकदमा वापस ले लिया है। आखिर में हम इतनी सी इल्तिजा करते हैं, आप इब्तदा से लेकर आज तक हमारे हुस्न सलूक पर गौर करें। फिर खुद बखुद आपकी समझ में आ जाएगा कि दोस्त कौन है और आपके बेटे की हिफाजत कहाँ बेहतर हो सकती है। मैं रसवंती के दिमाग से वापस आ गया। तमाम अफसरान कभी उसे और कभी मुझे देख रहे थे। उसने खत पढ़ना खत्म कर दिया था। एक और ऑफिसर ने हाथ बढ़ाकर कहा, ये खत हमें दे दीजिए, ये हमारे पास एक दस्तावेज की तरह महफूज रहेगा और इस बात का सबूत रहेगा कि यहूदी तंजीम के लोग आपसे और फरहाद साहब से दोस्ती करना चाहती हैं और आपके बच्चे को आप तक पहुंचाना चाहती हैं। रात के 10 बजे उनके दोस्ताना जज्बे की तस्दीक हो जाएगी। रसवंती ने वो खत वापस कर दिया। मैंने कहा, यह मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। मेरी शरीक हयात को मेरी तरफ से मुतनफर किया जा रहा है। असल किस्सा यह है कि जिस बच्चे को मैंने पाकिस्तान में अपने एक अजीज के यहाँ रखा था, यहूदियों ने उस बच्चे को वहां से अगवा किया, उसे यहाँ ले आए, या फिर 10 बजे रात तक की इसलिए मोहलत ली है कि बच्चे को यहाँ तक लाने में कोई दुश्वारी हो। बहरहाल वो बच्चा जो आज रात 10 बजे आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा, वो पाकिस्तान से लाया जा रहा है। रसवंती ने कहा, तुम झूठ बोलते हो। अब तक तुमने यही कहा था कि वो बच्चा परसों आएगा। तुमने मुझे ये नहीं कहा था कि बच्चे को अगवा किया गया है। अब ये बातें क्यों बना रहे हो? मैंने मसलियतन तुमसे ये बात छुपाई थी। मैंने सोचा था अभी बताऊंगा तो मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। मैं 2 दिन के अंदर उन लोगों से पारस को छीन कर ले आना चाहता था जिन्होंने उसे अगवा किया था। तुम्हारी मसलियत को सिर्फ तुम ही समझते हो। मुझे जवाब दो, वो झूठ बोलने में क्या मसलियत थी कि मेरा असल बेटा सोनिया के पास है और जिसके दाएं शाने पर पैसे के बराबर निशान है, वो कोई फर्जी पारस है? क्यों तुम झूठ बोलकर मेरे पारस को मुझसे छुड़ाना चाहते थे? जब मैं राजी ना हुई और अपने उस बेटे का तकाजा करती रही जिसके शाने पर निशान है, तो तुमने भी उसे मेरा बेटा तस्लीम कर लिया। मैंने तुम्हारी जिद से मजबूर होकर तस्लीम किया था। रसवंती ने तमाम अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा, आप लोग इनकी बातें सुन रहे हैं।
अब ये कहते हैं कि मजबूर होकर उसे मेरा बेटा तस्लीम किया था। अभी थोड़ी देर पहले आप सबके सामने कह रहे थे कि वही मेरा बेटा है। उसे पाकिस्तान में रखा गया था और पाकिस्तान से यहूदियों ने उसे अगवा किया है। ये कितनी बार कितनी बातें बदलते हैं, ये मैं खूब जानती हूँ। तुम बेएतमादी से सोच रही हो इसलिए ऐसा कह रही हो। मेरे साथ दूसरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें सहूलत से समझाऊंगा। मेरी बात सुनते ही वो जरा सहम कर जरा दूर हो गई, फिर कहने लगी, नहीं, मैं 10 बजे तक तुमसे दूर रहूंगी। किसी कमरे में भी तुम्हारे साथ तन्हा नहीं जाऊंगी। तुम बेटे से जुदा करने के लिए मुझे हलाक कर सकती हो या टेलीपैथी के जरिए अपना महकूम और फर्मा बरदार बना सकती हो। झूठ को सच और सच को झूठ कर सकती हो, ये तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। एक ऑफिसर ने पूछा, मादाम आप इनकी टेलीपैथी की सलाहियतों को तस्लीम कर रही हैं? रसवंती ने चौंक कर ऑफिसर को देखा, फिर इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं, मैं तस्लीम नहीं कर रही, बस यूं ही गुस्से में कह दिया है। अब आप बात बना रही हैं। देखिए ऑफिसर, जब तक मुझे मेरा बेटा नहीं मिलेगा तब तक मुझे सच झूठ का पता नहीं चलेगा। उस वक्त तक मैं कुछ कहना नहीं चाहती। मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। बेटा आपको जरूर मिलेगा। हम यहाँ 9 बजे आपके पास आएंगे और आपको अपने साथ ले जाएंगे। नहीं, मैं यहाँ इस कॉटेज में इनके साथ तन्हा नहीं रहूंगी। मुझे इनसे दूर अपनी निगरानी में रखें। एक और ऑफिसर ने पूछा, क्या ये टेलीपैथी के जरिए हमारी हिफाजती तदाबीर को नाकाम नहीं बना सकेंगे? मैंने रसवंती के दिमाग पर काबिज होकर उसकी जुबान से कहा, मैंने कहा ना, मैं टेलीपैथी के मुतालिक यूं ही रवानी में कह गई। ये टेलीपैथी नहीं जानती हैं। मुझे दूर जाने के बाद नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मैंने रसवंती के दिमाग को आजाद छोड़ दिया। उसने चौंक कर मुझे देखा, समझ गई कि मैं उसके दिमाग पर काबिज हुआ था। वो सहमे हुए अंदाज में अफसरों के दरमियान चली गई, फिर बोली, प्लीज आप लोग मुझे अपने साथ ले चलें। मैंने सोच के जरिए कहा, मैं चाहूं तो अभी तुम्हारे दिमाग पर काबिज होकर तुम्हारे खौफ को मिटा दूं और तुम्हारा बयान बदल दूं। तुम इन अफसरान के सामने मेरे साथ 10 बजे तक रहने पर राजी हो जाओगी। इससे बेहतर है कि तुम खुद ही राजी हो जाओ। उसने सोच के जरिए कहा, देखो फरहाद, मैंने तुम्हारे झूठ का भरम रख लिया है। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में फंसाना नहीं चाहती। मुझे 10 बजे तक जाने दो। तुम्हें जो कहना है तन्हाई में जाकर कहने की क्या जरूरत है? सोच के जरिए बातें कर सकती हो। मैं जा रही हूँ। मुझसे ख्याल ख्वानी के जरिए कहते रहना, मैं सुनती रहूंगी। मुझे खामोश होना पड़ा। आखिर मैं कब तक उसके दिमाग पर काबिज रहकर उसे काबू में रख सकता था? किसी वक्त भी वो बेकाबू होकर मेरे खिलाफ बयान दे सकती थी। हालात का तकाजा यही था कि मैं उसे उसके हाल पर छोड़ देता, लिहाजा मैंने छोड़ दिया। वो उनके साथ चली गई। कॉटेज एकदम से वीरान हो गया। पहली बार यकीन हुआ कि मेरी कोई शरीके हयात नहीं है। जो थी वो एक सपना थी। आंख खुली, सपना खत्म हो गया। मैंने अपने वीरान कॉटेज के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। फिर मैंने एक सोफे पर बैठकर देखा, वो एक गाड़ी की पिछली सीट पर अफसरान के साथ जा रही थी। मैंने उसे मुखातिब किया, रसवंती, घर ऐसे ही आबाद नहीं हो जाता। बेशक बहुत से मर्द अपनी बीवियों से झूठ बोलते हैं, धोखा भी देते हैं और बीवियों का एतमाद भी खो देते हैं। इसके बावजूद औरतों के दिमाग के तह खाने में और दिल की गहराइयों में अपने मर्दों के लिए ऐसा भरपूर एतमाद होता है कि झूठ सहने और धोखा खाने के बावजूद वो एतमाद करती हैं। अगर मर्द गलत रास्ते पर हों तो बीवियों के सब्र और हालात के तमांचे उन्हें राह रास्त पर ले आते हैं। अगर मैं गलत हूं तो खुदा मुझे रास्ते पर लाए, और तुम दुश्मनों के फ्रेब में आ रही हो तो तुम्हारे लिए भी दुआ ये है कि जल्दी समझ जाओ कि औरत का घर उसी वक्त शादो आबाद रहता है जब वो मर्द की आंख से देखती है, मर्द के दिमाग से सोचती है और मर्द की किसी गलत बात को वक्ती तौर पर बर्दाश्त कर लेती है। अगर ये गलत है कि मैंने पारस को तुमसे दूर कर देने की साजिश की है तो जल्द ही आने वाला वक्त तुम्हें समझा देगा। एक बाप अपने बेटे को उसकी माँ से कभी दूर नहीं कर सकता। वो खामोश बैठी हुई थी। मैंने पूछा, क्या तुम मेरी बातों को अहमियत नहीं दे रही हो? क्या दुश्मन तुम्हें इतने प्यारे हो गई हैं? उसने सोच के जरिए जवाब दिया, मेरे लिए दुनिया का हर वो शख्स प्यारा है जो मुझे मेरे बेटे तक पहुंचा दे और जो मुझसे कभी सोनिया का हवाला देकर बहाना न करे कि बच्चा पेरिस में है, कभी मेरी जिद से मजबूर होकर कह दे कि वो पाकिस्तान में है और हर बहाने के पीछे यही मकसद कार फरमा हो कि बेटा माँ से दूर रहे। तो मुझे ऐसे शख्स से मोहब्बत करना चाहिए या अदावत? मैंने होंठों को भींच कर सोच के जरिए कहा, तुम्हें मुझसे अदावत करना चाहिए और दुश्मनों से मोहब्बत। वो खामोश रही। मैंने कहा, दुश्मनों की चाल बड़ी कामयाब रही है। तुम पूरी तरह उनकी गिरफ्त में आ गई हो। मैं अपनी मोहब्बत से, अपने खुलूस से, अपनी टेलीपैथी से तुम्हें अपना बनाकर नहीं रख सकूंगा। 10 बजे तक इंतजार करूंगा। बच्चे को अपने सीने से लगा लो और मुझे हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला कर लो। मैं तुम्हें छोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकती, मगर कर लोगी।
दुश्मनों की मेहरबानियां तुम्हें जीत चुकी हैं। जाओ, तुम्हारा खुदा ही हाफिज है। मैं उसके दिमाग से वापस आ गया। जब बिल्कुल तन्हाई महसूस होती है और चारों तरफ यूं लगता है जैसे अपना कोई नहीं है, तो बेयारो मददगारी के आलम में सोनिया ही याद आती है। मैंने उसके पास पहुंचकर रसवंती के मुतालिक बताया। उस वक्त बाबा साहब को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था। सोनिया दूसरी औरतों और तालिबात के साथ एक जगह से बहुत दूर सर झुकाए मगमूम खड़ी हुई थी और दिमाग के अंदर मेरी बातें सुन रही थी। तमाम बातें सुनने के बाद उसने कहा, हालात ऐसे हैं कि रसवंती की जगह कोई भी औरत होती तो वो तुमसे बदजन हो जाती और दुश्मनों के फरेब में आ जाती। कसूर रसवंती का नहीं है, कुछ हालात ऐसे हैं और कुछ तुमने हालात ऐसे पैदा कर दिए। बहरहाल ये बात समझ में आ गई है कि रसवंती हाथ से गई। जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता, मेरी टेलीपैथी भी नहीं रोक सकती। जब उसे बच्चा मिल जाएगा तो मैं आखिरी बार समझाने की कोशिश करूंगा। फरहाद, खुद को तनहा मत समझो। मैं पारस के लिए हिफाजती इंतजाम करने के बाद जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ रही हूं। मैं अपनी जगह से उठकर दूसरे कमरे में आया। वहां मेरा दिल नहीं लगा। वहां से निकलकर बाहर बरामदे में पहुंचा। रात की तारीकी के बावजूद बिजली की रोशनी में दूर तक बागीचा नजर आ रहा था। ताजा हवा और खुली फिजा में दिल चाहता था कि आजादी से घूमता फिरता रहूं, लेकिन मुझे यहां से निकलने की इजाजत नहीं थी। एक तरह से मैं कैदी था और यह भी मेरे लिए बेहतर ही था। बाहर ना जाने दुश्मनों ने और कैसे कैसे जाल बिछा रखे हों। हो सकता है कि उनका आखिरी जाल मुझे मौत की तरफ खींच कर ले जाए। मैं कॉटेज के अंदर वापस आ गया। वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था। यहूदी तंजीम के अहम अफराद को यके बाद दीगरे हलाक करने के बाद मैंने खुद को कानून की नजरों में मुजरिम बना रखा था। अगरचे वो सबूत नहीं पेश कर सकते थे, लेकिन मुझ पर पाबंदी आयद कर सकते थे और यही कर रहे थे। अचानक मेरे जहन में ये बात आई कि मेरी टेलीपैथी की सलाहियतें छुपी नहीं रह सकती। ये मैंने वक्ती तौर पर छुपा रखा था। सुपर मास्टर और मास्कमैन मेरी हमायत कर रहे थे, लेकिन दुश्मन रसवंती का दिल जीतने के बाद उससे किसी तरह भी यह हकीकत उगलवा सकते थे और वो बेवकूफ औरत ऐसा कर सकती थी, उससे कुछ बईद नहीं था। मैंने कमरे के अंदर टहलते हुए बॉस एंजेलो से राब्ता कायम किया। उसे भी रसवंती के मुतालिक बताया। एंजेलो ने कहा, जनाब, यकीनन वो पारस को हासिल करने में कामयाब हो गए। वो मादाम रसवंती को बिल्कुल अपनी तरफ कर लेंगे। आपसे वो बदजन हो रही हैं। चंद घंटों के बाद ये बदजनी मुस्तहकम हो जाएगी। मुझे इसकी परवाह नहीं। अगर वो मेरे खिलाफ जाएगी तो एक दिन पछताएगी, लेकिन अगर रसवंती ने दुश्मनों के सामने मेरी टेलीपैथी की सलाहियतों का इकरार कर लिया तो यहाँ जितनी कत्ल गारत गरी हुई है, मैं उन सबका मुजरिम ठहराया जाऊंगा। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए और आपकी उसी खुफिया रिहायशगाह में पनाह लेना चाहिए। यही दानिशमंदी होगी। इससे पहले कि यहूदी कोई दूसरी चाल चले, आपको वहां से निकल जाना चाहिए, वरना कानून की गिरफ्त सख्त हो जाएगी। आप कोई तदबीर सोचें, मैं यहां से किस तरह निकल सकता हूं। मुझे थोड़ी सी मोहलत दें। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद राब्ता कायम करें। मैं कोई उम्दा सी तदबीर सोच लूंगा। मैंने 20 मिनट का वक्त गुजारने के लिए मास्टर वॉटसू रोकी को मुखातिब किया। उसने कहा, आपने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया है। मैं हर वक्त आपका इंतजार करता रहता हूँ। मैं बहुत मसरूफ हूँ। चंद मिनट की फुर्सत मिली तो सोचा आपसे कुछ बातें कर लूं। पौमी कैसी है? वो खैरियत है। अक्सर हंसते हंसते कहीं खो जाती है। मैं उसकी सोचों को खूब समझता हूँ, हालांकि टेलीपैथी नहीं जानता। मैंने हंसते हुए कहा, पौमी को रफ्ता रफ्ता सब्र आ जाएगा। आप उसे जो कुछ सिखाएंगे वो उसमें अपने आप को गुम कर देगी। हमने आपके मशवरे के मुताबिक बाबा फरीद वास्ते के इदारे में जाकर रहने का फैसला कर लिया है। पौमी जाने के लिए राजी है, कहती थी बर्मा से निकल जाना ही बेहतर है। शायद फरहाद से हजारों मील दूर रहकर उससे मिलने की ख्वाहिश दिल में कुछ कम हो जाए। मेरे तस्वुर में रोमाना का चेहरा आ गया। रोमाना या पौमी वो एक ही चेहरा था। मैंने पूछा, कब तक जाने का इरादा है? आप बॉस एंजेलो से कह दें, वो जिस त्यारे में सीट रिजर्व कराएंगे हम उसी में चले जाएंगे। आप दोनों बिल्कुल तैयार रहें। हो सकता है कल किसी त्यारे में सीट मिल जाए। मैं अभी एंजेलो से बात करता हूँ। मैं फिर एंजेलो के दिमाग में पहुंच गया। उसने कहा, आपके कॉटेज के अहाते में मास्टर के मुसल्लह अफराद और पुलिस वाले हैं। उसी अहाते से बाहर आसपास मेरे आदमी फैले हुए हैं। ये लोग अचानक ही मास्टर के आदमियों और पुलिस वालों पर धावा बोल देंगे। अच्छी खासी जंग शुरू हो जाएगी। वो आपस में लड़ते रहेंगे। आप कॉटेज के पिछले हिस्से से निकल जाइएगा। पिछले हिस्से में मेरे ज्यादा आदमी मौजूद होंगे। वहां मुजाहमत करने वालों को खत्म कर देंगे। आपके लिए फरार का रास्ता साफ हो जाएगा। कॉटेज के पीछे जो सड़क है वहां आपके लिए कार तैयार रहेगी। फरार के लिए तदबीर अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूं आपके आदमी जब हमला करें तो इसका इल्जाम यहूदियों पर हो कि उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए यहाँ के मुसल्लह अफराद पर हमला किया और मुझ तक पहुंचने की कोशिश की।
मैं अपनी जान बचाकर फरार हो गया। आपकी इस तदबीर पर अमल करने के लिए मुझे मजीद आधे घंटे की मोहलत चाहिए। यहाँ यहूदी तंजीम के 2-4 लोग हमारी नजरों में हैं। मैं उनमें से कम 2 आदमियों को हलाक करा दूंगा। लड़ाई के दौरान आपके कॉटेज के हाथ में उनकी लाशें फेंक दी जाएंगी। ये तासुर दिया जाएगा कि यहूदियों ने हमला किया था। सब तो फरार हो गए, लेकिन 2 मारे गए, जिनकी लाशें कॉटेज के अहाते में पाई गई हैं। आप ये बताएं, कॉटेज के पीछे वाली सड़क पर मेरे लिए जो कार होगी, क्या उसमें केशू रहेगा? वही आपको उस खुफिया रिहायशगाह तक पहुंचा सकता है। मिस्टर एंजलो, आप केशू को वो गाड़ी लेकर कहीं दूर जाने के लिए कह दीजिए। मेरे फरार होने के लिए कोई दूसरी गाड़ी भेजिए। मैं उस गाड़ी में बैठकर जाऊंगा और ये मालूम करूंगा कि हमारा ताकुब किया जा रहा है या नहीं। अगर ताकुब होगा तो उस ताकुब करने वाली गाड़ी के पीछे केशू आता रहेगा। मैं दिमागी राब्ता कायम करके उसे बता दूंगा कि मैं किस तरह ताकुब करने वालों को डॉज देकर उसकी गाड़ी में पहुंचूंगा। अच्छी बात है, मैं ऐसे ही इंतजामात करता हूँ। मिस्टर एंजलो, आपसे एक काम और लेना है। आप हुक्म दें, मैं 1000 बार खिदमत के लिए तैयार हूँ। कल फ्रांस जाने वाले किसी त्यारे में 2 सीटें रिजर्व करवा दें। मिस्टर वाटसुरोकी और पोमी पेरिस जाएंगे। उनके जाने के मुतालिक एंजलो कुछ बहस करना चाहता था। उसे हैरानी भी थी कि पोमी को मैं उसे छीनकर बाहर भेज रहा हूँ। मैंने कहा, पोमी आपकी तंजीम से चली जाएगी, इसका अफसोस न करें। अभी वो एक ऐसा हीरा जिसे तराशने की जरूरत है और मैं उसे तराशने के लिए ही भेज रहा हूँ। मैंने उसे समझाया, फिर उसके बाद राब्ता खत्म कर दिया। उस वक्त 7:45 हुए थे। ठीक 8:20 पर हंगामा शुरू हो गया। बाहर से फायरिंग होने लगी। मैंने कॉटेज के पिछले दरवाजे को जरा सा खोल कर देखा। बिजली की रोशनी में मुसल्ला अफराद नजर आ रहे थे। मैं मास्टर के आदमियों को पहचानता था। वो आने वालों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन कॉटेज के पिछले हिस्से में मास्टर के आदमियों की तादाद कम थी। अगले हिस्से में जो लोग थे उन्हें इतना मौका नहीं मिल रहा था कि वो पिछली तरफ आते, क्योंकि वहां भी वो एंजलो के आदमियों से टकरा रहे थे। मास्टर के एक आदमी दौड़ता हुआ दरवाजे के पास आया, फिर उसने कहा, जनाब आप यहां ना रहें, अंदर चले जाएं। इस अंधाधुंध फायरिंग से आपको नुकसान पहुंच सकता है। उसकी बात खत्म होती एक गोली सनसनाती हुई आई और वो हमेशा के लिए खामोश होकर मेरे सामने ही फर्श पर गिर पड़ा। मैंने उसके हाथ से रिवॉल्वर ले लिया। अब पिछली तरफ मास्टर का कोई आदमी नहीं था। एक शख्स मुझे फरार होने का सिग्नल दे रहा था। मैं वहां से निकला और तेजी से दौड़ता हुआ पिछली दीवार को फलांगकर सड़क के पास पहुंच गया। करीब ही एक कार खड़ी हुई नजर आई। उसके पास खड़े हुए शख्स ने मुझे आने का इशारा किया। मैं दौड़ता हुआ आया, फिर कार की पिछली सीट पर बैठ गया। मेरे बैठते ही गाड़ी स्टार्ट हुई, फिर तेजी से आगे बढ़ती गई। फायरिंग की आवाज दूर होते होते गुम हो गई। मैंने मास्टर एंजलो को मुखातिब किया, मैं फरार होने में कामयाब हो गया हूँ। इस गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर जा रहा हूँ। एंजलो ने कहा, आपके पीछे केशु गाड़ी लेकर आ रहा है, वो बहुत दूर है। उसे वो रास्ते मालूम है जिन रास्तों से आपकी गाड़ी गुजरने वाली है। आप सिर्फ ताकुब करने वालों का ध्यान रखें। ये कहकर उसने एक ट्रांसमीटर को ऑन किया और अपने लोगों से राब्ता कायम करने लगा। वो मालूम कर रहा था कि कॉटेज के हाथे में फायरिंग का नतीजा क्या हो रहा है और उसके लोग वहां से फरार होने में कामयाब हो रहे हैं या नहीं। थोड़ी देर बाद ही इतला मिली कि अब कॉटेज के आसपास सन्नाटा छा गया है। 4 यहूदियों की लाशों को मुसल्ला करके उस अहाते में मुख्तलिफ जगह डाल दिया गया है। एंजलो के 2 आदमी मारे गए हैं, लेकिन पुलिस वाले और सुपर मास्टर के आदमी उन्हें शिनाख्त नहीं कर सकेंगे। मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी को किसी ऐसे वीरान रास्ते पर ले चलो जहां ताकुब करने वालों का कुछ पता चल सके। वो मेरी हदायत पर अमल करने लगा। मैंने केशु से राब्ता कायम किया। उसने कहा, मैं आपके पीछे काफी फासले पर हूं। हमारे दरमियान कोई ऐसी गाड़ी नजर नहीं आ रही जिसे हम मशकूक कहें। मैंने कहा, गाड़ी को अब वीरान रास्ते पर लाया जा रहा है। मैं तुम्हारी रहनुमाई करता हूं, इसी तरफ चले आओ। मैं रास्ते के अतराफ इमारतों और बड़े बड़े इश्तिहारी बोर्ड देख देख कर बताने लगा कि हम कहां से गुजरे हैं। केशु उसी के मुताबिक हमारे पीछे आने लगा। बहुत दूर जाने के बाद यकीन हो गया कि कोई हमारे ताकुब में नहीं है। मैंने कहा, केशु तुम कार की रफ्तार बढ़ाओ और हमारी गाड़ी से आगे निकल जाओ। उसने यही किया। जब वो हमारी गाड़ी से बहुत दूर निकल गया तो मैंने कहा, अब तुम गाड़ी को मोड़कर सड़क के किनारे खड़े रहो, मैं आता हूं। उसने हुक्म की तामील की। जब मेरी गाड़ी उस गाड़ी के करीब पहुंची तो मैंने गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी रुक गई। मैं उसमें से उतरकर केशु की कार की पिछली सीट पर पहुंच गया और फिर खुफिया रिहायशगाह की तरफ हमारा सफर शुरू हो गया। उस वक्त तक पुलिस के कुछ अफसरान और रंगून का मास्टर वगैरह उस कॉटेज में पहुंच गए थे और मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये झड़प किससे हुई, ये आदमी कैसे मारे गए। मैंने रंगून के मास्टर के दिमाग में सोच पैदा की, यकीनन यहूदियों ने यह हंगामा किया है।
फरहाद ने उनके आदमियों को मारा था, उन्होंने ये जवाबी कार्रवाई की है। मास्टर ने यही बात पुलिस के एक ऑफिसर से कही। ऑफिसर ने तायद में सर हिलाकर कहा, ऐसा हो सकता है। मिस्टर फरहाद और यहूदियों के दरमियान ठन गई है। यहूदी तंजीम के जो लोग मारे गए हैं, अगर उनकी मौत में फरहाद साहब का हाथ है तो फिर यकीनन उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की है। ऑफिसर के हुक्म पर यहूदी तंजीम के किसी आदमी को टेलीफोन करके बुलाया गया। उसके आने में जरा वक्त लगता, इसलिए मैं रसवंती के दिमाग में पहुंच गया, लेकिन मैंने उसे मुखातिब नहीं किया। वो एक कमरे में बैठी बेचैनी से 10 बजने का इंतजार कर रही थी। उस वक्त 9 बजने वाले थे। उसके तस्वुर में फर्जी पारस था। वो सोच रही थी, मैं क्या करूं? जब मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा तो मैं उसे कहां छुपाऊं? मैं किस मुश्किल में पड़ गई हूं। ना बेटे से दूर रह सकती हूं, ना शौहर को बुरा कह सकती हूं। हालांकि उन्होंने अब तक मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। मैंने उसकी सोच में कहा, हो सकता है कि वो अच्छा करते आ रहे हों और दुश्मन उनकी अच्छाइयों को बिगाड़ते चले आ रहे हों। मुझे दूसरे पहलुओं से भी गौर करना चाहिए। उसकी अपनी सोच ने कहा, मैं क्या गौर करूं? कैसे उनकी हमायत में सोचूं? जिस पहलू से भी गौर करती हूं उनकी खुदगर्जी जाहिर होती है। बच्चे को सिर्फ अपने मिजाज के मुताबिक परवान चढ़ाने के लिए वो इतनी दुश्मनी पर उतर आए कि मुझसे दूर रखा और झूठ बोलते रहे कि वो पाकिस्तान में है। मैं उसकी सोच में फिर उसे समझाना चाहता था। उसी वक्त फोन की घंटी बजने लगी। उसने अपनी जगह से उठकर टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से किसी पुलिस अफसर की आवाज सुनाई दी, मादाम, जिस कॉटेज से आप आई हैं वहां 2 पार्टियों के दरमियान जबरदस्त फायरिंग हुई है। उस फायरिंग के दौरान फरहाद साहब फरार हो गए या फरार होने पर मजबूर हो गए हैं। हम आपसे फिर दरख्वास्त करते हैं, अगर वो टेलीपैथी जानते हो तो इस बात को ना छुपाएं। अगर वो आपसे राब्ता कायम करते हो तो उनसे ये जरूर मालूम करें कि कॉटेज के आसपास जो मुसल्लह अफराद उनकी हिफाजत पर मामूर थे उन पर किसने फायरिंग की, किसने उन्हें हलाक किया, ये वो कहाँ गुम हो गए हैं। रसवंती ने हैरान और परेशान होकर पूछा, क्या वो कहीं गुम हो गए हैं? कॉटेज छोड़कर भला कहाँ जा सकती हैं? उनके चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि उनके दुश्मनों की चाल है। उन्हें कोठी से बाहर निकलने और सड़कों पर भटकने पर मजबूर किया गया है ताकि उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सके। प्लीज आप लोग उन्हें तलाश करें, उनकी अच्छी तरह हिफाजत करें। हम उन्हें तलाश कर रहे हैं, इसलिए आपसे राब्ता कायम किया है। क्या उन्होंने आपसे दिमागी राब्ता कायम किया है? मैं कसम खाकर कहती हूँ उन्होंने दिमागी राब्ता कायम नहीं किया और ना ही कर सकती हैं। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। अब वो बुरी तरह घबराई हुई थी, परेशान होकर सोच रही थी कि दुश्मन मुझे कॉटेज से बाहर निकालकर मार डालेंगे। मैंने उसकी सोच में कहा, एक तरह से अच्छा ही है। अगर वो मर जाएंगे तो मैं कुछ दिनों तक मातम करूंगी, फिर अपने बच्चे से बहल जाऊंगी। मेरा बच्चा उनकी कमी पूरी कर देगा। वो बेख्तियार चीख कर बोली, नहीं, मेरी सोच को आग लग जाए। मेरे दिमाग में ये बात आई कैसे? इससे पहले कि उन्हें कुछ हो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने फिर उसकी सोच में कहा, मैं अपनी जान दूंगी तो अब मेरे बेटे की परवरिश कौन करेगा? वो तो हाथ से बेहाथ होगा। फिर मुझे सिर्फ अपने बेटे के मुतालिक सोचना चाहिए। वो नहीं नहीं के अंदाज में बार बार सर हिलाने लगी। इनकार करते हुए बोली, नहीं, मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरा बच्चा ही अहम नहीं है, वो भी है, और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैंने उसे उलझते रहने के लिए छोड़ दिया। फिर उस पुलिस ऑफिसर के दिमाग में आया जिसने अभी रसवंती से फोन पर बात की थी। वो सोच रहा था, रसवंती ने ऐसे वक्त भी फरहाद की टेलीपैथी का इकरार नहीं किया। शायद फरहाद वाकई टेलीपैथी ना जानता हो। ऐसे वक्त जबकि वो दुश्मन की फायरिंग से हरासा होकर कॉटेज से भाग गया है तो किसी न किसी से राब्ता जरूर कायम करता। रसवंती को जरूर बताता कि जिन दुश्मनों की वो हमायत करी है उन्होंने उसके साथ क्या सलूक किया है। मेरी ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। केशु ने एक जगह गाड़ी रोक कर कहा, जनाब, आपकी रिहाइश का करीब आ गई है, लेकिन पूरे इलाके में बिजली गई हुई है। अंधेरे में कोठी के अंदर दाखिल होना मुनासिब नहीं। मेरे पास टॉर्च नहीं है। आप हुक्म दे तो हम शहर की तरफ वापस चलकर एक टॉर्च खरीद लें। वापस चलो, मुझे भूख लग रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी अच्छे से रेस्तोरां में बैठकर खाना खाऊं? उसने गाड़ी को वापस मोड़ते हुए कहा, अभी किसी दुकान से मेकअप का सामान मिल जाएगा, लेकिन आप गाड़ी में बैठकर इस नाकाफी रोशनी में मेकअप करेंगे तो कोई खामी रह जाएगी। तो मेरे गेटअप को बदलने का सामान ले आना। मैं मेकअप नहीं करूंगा। मसलन मूंछें, दाढ़ी, आई लेंस, एक छोटा सा मस्सा जिसे मैं चेहरे के किसी हिस्से पर चिपका लूंगा। इस तरह गेटअप बदलेगा तो चेहरा पहचान में नहीं आएगा। वह ड्राइव करने लगा। मैं रंगून के मास्टर के दिमाग में पहुंच गया। वो लोग कॉटेज में थे। उस वक्त यहूदी तंजीम के 2 आदमी आ गए थे। उन्होंने अपने आदमियों की लाशों को शनाख्त करते हुए कहा, ये हमारे आदमी हैं, लेकिन ये ख्वामख्वाह हमलावर नहीं हो सकते। यकीनन फरहाद ने टेलीपैथी के जरिए इन्हें यहाँ आने पर मजबूर किया होगा।
उसने टेलीपैथी के जरिए ही दूसरों से फायरिंग कराई है और उनके आदमियों को हलाक किया है। इसके बाद वो यहां से फरार हो गया है। पुलिस ऑफिसर ने गुस्से से कहा, आप बकवास करती हैं, यहाँ फायरिंग बाहर से आने वालों ने की थी, उसके गवाह यहाँ मौजूद हैं। फरहाद ने कॉटेज में बैठे बैठे बाहर के इन लोगों से फायरिंग कराई, जबकि तुम्हारे आदमी यहाँ फायरिंग करते हुए आए थे और मारे गए हैं। जब कोई बात तुम लोगों की समझ में नहीं आती तो सारी तान टेलीपैथी पर तोड़ते हो, सारे इल्जाम टेलीपैथी पर आते हैं, कोई होश की बात करो। उस यहूदी ने कहा, जनाब ये अजीब सी बात है, वो टेलीपैथी की वजह से सारी दुनिया में मशहूर है और इस वक्त हम उसके खिलाफ ये साबित नहीं कर सकते, लेकिन जल्द ही साबित कर देंगे। जब साबित करोगे तब देखा जाएगा। अभी तो तुम्हारे आदमी ने उस पर हमला करने की कोशिश की और उसे फरार होने पर मजबूर कर दिया। हम उसे कहाँ तलाश करें? वो तो हम पर भी एतमाद नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस वालों की निगरानी में ये सब कुछ हुआ है। केशु ने एक दुकान के सामने गाड़ी रोक दी, वहां से कुछ खरीदने के लिए गया, फिर वापस आकर पिछली सीट पर तमाम सामान रखते हुए बोला, यही कुछ हासिल हो सका है, मैं गाड़ी आगे बढ़ाता हूं। आप अंदरूनी रोशनी में चेहरे को बदलने की कोशिश करें। अगर ये रोशनी नाकाफी हुई तो फिर किसी कमरे में बैठकर ही ये किया जा सकता है। वो स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गया, फिर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मैंने कार की अंदरूनी लाइट को ऑन किया, फिर उन चीजों का जायजा लेने लगा जो वो लेकर आया था। फिर मैंने रेडीमेड मूंछें उठाई, आईना देखकर उन्हें नाक के नीचे लगाया। मूंछें घनी थी, ऊपरी होंठ का कुछ हिस्सा छुप गया था। लोग मुझे इस बदलती हुई सूरत के साथ नहीं देख सकते थे, क्योंकि कार तेजी से गुजरती जा रही थी। जिन गुजरने वालों ने मुझे बगैर मूंछों के देखा होगा, अगले गुजरने वाले मुझे मूंछों के साथ देख रहे थे। फिर अगले गुजरने वालों ने मेरी बाएं आंख के नीचे एक मस्सा देखा होगा। केशु ने एक बहुत बड़े होटल के सामने गाड़ी रोक दी। उस वक्त तक आई लेंस के जरिए मेरी आंखें बदल गई थी, भवें कुछ घनी हो गई थी, अब मुझे कोई पहचान नहीं सकता था। केशु ने कहा, यह होटल आपके शायान शान है, यहाँ मशरकी खाने मिलते हैं, क्या तुम नहीं खाओगे? मैं बाद में खा लूंगा, यहाँ आपका इंतजार करूंगा। मेरे साथ चलो, आज मेरे साथ खाओगे। वो खुश होकर बोला, जनाब मेरी इतनी इज्जत अफजाई, आपने तो मुझे आसमान पर चढ़ा दिया है, मैं आज की रात कभी नहीं भूल सकूंगा। हम कार से बाहर आ गए, उसने कार को लॉक किया, फिर मैं उसकी रहनुमाई में होटल के अंदर दाखिल हुआ। होटल के 2 दरवाजे थे, एक दरवाजे से दाखिल होने पर बार नजर आता था, लोग वहां बैठकर शराब पीते थे। जो लोग शराब से परहेज करते थे उनके लिए दूसरा दरवाजा था। केशु मुझे उसी दूसरे दरवाजे से ले गया। वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड पर होटल के तमाम हिस्सों और उनमें मिलने वाली अशिया की फहरिस्त मौजूद थी। एक जगह उनमें ईस्टर्न कॉर्नर फ्लोर नंबर 4 लिखा था। हम लिफ्ट के जरिए 4थी मंजिल पर पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा हॉल नजर आया। हॉल के वस्त में एक दायरा नुमा स्टेज बना हुआ था। उस स्टेज पर रक्स और मौसीकी का प्रोग्राम जारी था। केशु ने मेन्यू से चंद खानों का इंतखाब किया, उसके नंबर लिखाए। वेट्रेस वहां से चली गई तो मैंने कहा, अब मुझे डिस्टर्ब न करना, मैं ख्याल ख्वानी में मसरूफ रहूंगा। ये कहते ही मैं रसवंती के पास पहुंच गया। वो एक कार से उतरकर किसी कोठी में दाखिल हो रही थी। उसके साथ पुलिस के अफसरान थे। उसकी सोच ने बताया कि यहूदियों ने उसे इस कोठी में बुलाया है जहां उसका बच्चा मौजूद है। ममता के जज्बे से भरा हुआ दिल तेजी से धड़क रहा था। कोठी के दरवाजे पर एक यहूदी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और एक कागज आगे बढ़ा दिया। रसवंती ने उसे लेकर पढ़ा। अंग्रेजी में लिखा था, मादाम हम आपको खुशामदीद कहती हैं, अफसोस की जुबान खोल नहीं सकते, आपके फरहाद साहिब हमारी खोपड़ी खोलकर रख देंगे, बहरहाल तशरीफ लाइए। वो आगे बढ़ गया। रसवंती और दूसरे अफसरान उनके पीछे चलने लगे। ड्राइंग रूम में पहुंचकर एक और यहूदी ने झुककर नमस्ते के अंदाज में दोनों हाथ जोड़ दिए, फिर एक कागज उसकी तरफ बढ़ाया। रसवंती ने उसे भी लेकर पढ़ा। उसमें लिखा था, मादाम हम आपको आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे अहम तोहफा दे रहे हैं, वो तोहफा जिसे आपके जीवन साथी ने पैदा होते ही छीन लिया था, हम फिर उसे आपके पास ले आए हैं, आइए तशरीफ लाइए। वो उस दरवाजे से गुजरता हुआ आगे बढ़ने लगा। रसवंती और अफसरान उसके पीछे चलने लगे। एक कमरा ख्वाबगाह की तरह सजा हुआ था, उस पर रेशमी चादर बिछी हुई थी। मैं सहरी का बारीक पर्दा लहरा रहा था। उस पलंग पर एक नन्हे से बच्चे के लिए रेशम सा मुलायम बिस्तर बिछा हुआ था और उस बिस्तर पर वो नजर आ रहा था। उसे देखते ही रसवंती तेजी से दौड़ती उसके पास गई। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरे जिगर का टुकड़ा। उसने उस बच्चे को उठा लिया। सबसे पहले उसके दाएं शाने को देखा, फिर मुतमईन होकर उसे अपने सीने से लगाने लगी, कभी चूमने लगी,
कभी अपने दिल की धड़कनों से लगाकर अपनी ममता को तस्कीन पहुंचाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वो बुड़बुड़ाने लगी, फरहाद तुम कितने बेरहम, कितने संगदिल हो। तुमने ये भी ना सोचा कि ये नन्हा सा जिगर का टुकड़ा अपनी माँ से दूर कैसे गैरों के हाथों में रहा होगा। मैं खामोश रहा। एक ऑफिसर ने पूछा, मादाम क्या फरहाद साहब इस वक्त मौजूद हैं? रसवंती ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं वो नहीं है। मैं कितनी बदनसीब हूं कि बेटा मिला है तो शौहर बिछड़ गया। एक मिलता है दूसरा नहीं मिलता। प्लीज उन्हें तलाश करें, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे पास आ गया है, वो भी आकर देख लें। ये कहने के बाद वो सोच के जरिए बोलने लगी, फरहाद तुम कहाँ हो? कहीं भी हो मगर सोच के जरिए मुझसे राब्ता तो कायम कर सकते हो। ये तो देख सकते हो कि इस वक्त हमारा बेटा मेरी गोद में है। तुम्हें मालूम था कि 10 बजे मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा, फिर तुम मेरे दिमाग में क्यों नहीं आए? और अगर आए हो तो खामोश क्यों हो? वो चुप होकर इंतजार करने लगी। वो फिर बोली, शायद नाराज हो। मैं तुम्हारे मिजाज को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम मौजूद रहोगे तो फिर नहीं बोलोगे, चुपचाप तमाशा देखते रहोगे। उस कमरे का एक और दरवाजा खुला। वहां एक लंबे कद का सेहतमंद आदमी खड़ा हुआ था। उसकी जिसामत और चेहरे को देखकर अंदाजा होता था कि वर्जिश करने वाला बदन है और वो कोई अच्छा फाइटर होगा। उसने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, मैं यहाँ के पुलिस अफसरान को खुशामदीद कहता हूँ जनाब। ये बच्चा यहाँ से बहुत दूर दरिया अरावदी के किनारे सुरख पे गोडा में ले जाकर रखा गया था। वहां फरहाद के आदमी इसकी निगरानी करते थे। मैंने मुकाबले में उन सबको खत्म कर दिया, कुछ भाग गए। मैं इस बच्चे को लेकर आया हूँ। अब मिस्टर फरहाद को चैलेंज करता हूँ कि वो मौजूद हैं तो मेरे दिमाग में पहुंच कर बताएं। मैं समझ गया वो योगा का माहिर होगा। मेरे दिमाग में पहुंचते ही मुझे महसूस कर लेगा, इसलिए मैं रसवंती के पास ही रहा। एक पुलिस ऑफिसर ने उस कद्यावर शख्स से पूछा, मिस्टर आपकी तारीफ? वो मुस्कुराते हुए बोला, यूं तो मेरा नाम जॉन स्टीवर्ट है, लेकिन फॉरेस्ट के बड़े बड़े बदमाश मुझे किलर ऑफ दी किलर्स कहते हैं। मैं यहूदी तंजीम से ताल्लुक रखता हूँ और उन्हीं के लिए मैंने ये खिदमत अंजाम दी हैं। फरहाद मेरे दिमाग में नहीं पहुंच सकता, इसलिए आजादाना गुफ्तगू कर रहा हूँ। मादाम से पूछता हूँ अब वो क्या करना चाहती हैं? क्या इस बच्चे को फिर फरहाद के पास ले जाएंगी? रसवंती ने इनकार में सर हिलाते हुए बच्चे को सीने से लगाकर भींच लिया। मेरी समझ में नहीं आता, मैं फैसला करने के काबिल नहीं हूँ। उनसे दूर नहीं रह सकती। बच्चे को उनके पास ले जाते हुए डर लगता है, कहीं ये फिर मुझसे जुदा न कर दिया जाए। किलर ऑफ द किलर्स ने कहा, मैं एक नया मशवरा देता हूँ। आप ऐसी जगह अपने बच्चे के साथ, अपने जीवन साथी के साथ रहना पसंद करें जहां आपके लिए खतरा ना हो कि बच्चे को आपसे छीन लिया जाएगा। मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ जहां वो एतराज न करें। मादाम वो तो जरूर एतराज करेंगे, क्योंकि वहां वो आपके बच्चे को आपसे जुदा नहीं कर सकेंगे। हम आपके चारों तरफ यूं फैले रहेंगे, यूं निगरानी करते रहेंगे कि बच्चे को कोई दुश्मन हाथ नहीं लगा सकेगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम लोग मेरे दोस्त हो और फरहाद को भी दोस्त बनाना चाहते हो, लेकिन वो किसी भी यहूदी के करीब रहना पसंद नहीं करेंगे। मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। एक आखिरी रास्ता यही है कि आप बच्चे के साथ हमारी निगरानी में रहें। जब फरहाद साहब से मिलना चाहें तो उनके पास आजादी से चली जाएं। 2-4 रोज या 2-4 हफ्ते उनके साथ गुजारने के बाद फिर अपने बच्चे के पास वापस चली आएं। इसी तरह बच्चे की हिफाजत होती रहेगी, दूसरी तरफ शौहर की मोहब्बत भी मिलती रहेगी। मेरा ख्याल है अगर फरहाद साहब आपसे और बच्चे से मुखलिस हैं तो इतने अच्छे मशवरे पर एतराज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसमें दुश्मनी की कोई बात नहीं। मैंने अपने तौर पर सोचा, वाकई जो चाल वो चल रहे थे उससे दुश्मनी का इजहार नहीं होता था। हर तरह से यही जाहिर होता था कि वो रसवंती के लिए बहुत ही मुखलिस हैं और मुझसे भी मुखलिसाना तौर पर दोस्ती करना चाहती हैं। मैं ही एक जिद्दी और हट धर्म हूँ कि उनसे दुश्मनी कर रहा हूँ। उनकी चाल बड़ी कामयाब हो रही थी, खुसूसन रसवंती बुरी तरह मुतासिर होती जा रही थी। उसने जॉन स्टीवर्ट से कहा, यह तदबीर बहुत अच्छी है। जब तक मुझे यह एतमाद ना हो जाए कि मेरे शौहर मेरे बच्चे को आइंदा मुझसे छीन कर नहीं ले जाएंगे, उस वक्त मैं बच्चे को आप लोगों की निगरानी में रखूंगी। कभी उनसे मिलने चली जाया करूंगी और कभी अपने बच्चे के पास आ जाया करूंगी। मैं उसके दिमाग से वापस आ गया। उसे समझाना या उससे राब्ता करना फजूल था। इस वक्त उसके दिल और दिमाग में यहूदी जहर फैला हुआ था। मेरा समझाना बेकार होता। उस वक्त तक वेट्रेस एक ट्रॉली में हमारे लिए खाना ले आई। मैंने खाना शुरू करते हुए सईद साहब से राब्ता कायम किया। सलमा से उनका निकाह पढ़ाया जा चुका था, लेकिन जहनी तौर पर वो बहुत परेशान थे। सलमा को पाने की खुशी भी थी और पारस के अगवा होने का अफसोस भी। मैंने कहा, आप परेशान न हो, पारस यहाँ पहुंच गया, रसवंती की गोद में है। उन्होंने खुश होकर कहा, क्या तुम सच कह रहे हो या मेरा दिल रखने के लिए बातें बना रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, रिहाना और भाभी बहुत परेशान होंगी। उन्हें ये खुशखबरी सुना दें, शादी के घर को मातमीना बनाएं।
मैं भी उन्हें ये खुशखबरी सुनाता हूँ। जावेद से कह दीजिए कि वो दोनों परसों तक रंगून पहुंच जाएंगी। मैं बताऊंगा कि किस फ्लाइट से आ रही हैं। मैंने थोड़ी देर उनसे बातें की, फिर खाने में मसरूफ हो गया। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि रसवंती मुझसे बदजन हो गई है और आइंदा पता नहीं कितने अरसे के लिए हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। मैंने केशु से कहा, मेरी ख्याल ख्वानी का सिलसिला खत्म हो चुका है, अब मैं सोचना नहीं चाहता, इसलिए बातें करो, तुम्हारी बातें सुनता रहूंगा। वो ठहर ठहर कर बोलने लगा। मैं उसकी बातें सुनने के दौरान कभी कभी स्टेज की तरफ देखता था, जहां मशरकी मौसीकी पर मशरकी रक्स पेश किया जा रहा था। मैं अपने आप को बहलाने और रसवंती की तरफ से ध्यान हटाने के लिए माहौल में दिलचस्पी लेने लगा। खाने के बाद मैंने आदत के मुताबिक एक कप चाय पी, फिर बिल अदा करने के बाद वहां से उठ गया। मैं केशु के साथ बाहर आया, फिर कार में बैठकर अपनी खुफिया रिहाइशगाह में पहुंच गया। वहां बिजली आ गई थी। एहतियातन हमने टॉर्च भी ले ली थी। अपने कमरे में पहुंचने के बाद मैंने केशु से कहा, तुम चाहो तो यहाँ कोठी में रात गुजार सकते हो या जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। जब आपने इजाजत दी है तो मैं दूसरे कमरे में रात गुजार लूंगा, आप इत्मीनान रखें। मैंने दरवाजों को अंदर से बंद कर दिया है। उसके जाने के बाद मैंने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर कुर्सी पर बैठकर सोनिया को मुखातिब किया। सोनिया ने कहा, तुम मरजाना से राब्ता कायम करो। मैंने मरजाना से वादा किया था कि उसके दिमाग में उसकी इजाजत के बगैर नहीं पहुंचूंगा। वो इतराज नहीं करेगी, तुम उसके पास जाओ। मैं मरजाना के दिमाग में पहुंच गया। उसने मुझे महसूस करते ही पूछा, फरहाद क्या तुम हो? हाँ, सोनिया ने कहा था तुम एतराज नहीं करोगी इसलिए आ गया हूं। गैरों जैसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा ना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस यही कहा है कि मेरे पास ज्यादा ना आया करो। मैं अपनी जिंदगी का रास्ता बदल रही हूं और किसी अच्छे जीवन साथी की तलाश में हूं। इसके बाद मैं अपनी एक अलग थलग जिंदगी गुजारूंगी। ये तो मैं पहले भी तुम्हारी जुबान से सुन चुका हूं, कोई नई बात? हाँ, तुम्हारा बेटा खैरियत है और इस वक्त हम उसे यहां से निकाल कर ले जा रहे हैं। पारस को कैसे ले जाओगी? यहाँ बाबा साहब की आखिरी रसूमात में शरीक होने के लिए जो लोग आए हैं, उनमें बच्चे वाली औरतें भी हैं। कई औरतों की गोद में बच्चे नजर आ रहे थे। हमारे दिमाग में यही तदबीर आई कि हम किसी का रूप इख्तियार करें और पारस को यहाँ से निकाल कर ले जाएं। मैंने तायद में सर हिलाकर कहा, अच्छी तदबीर है। अगर ये तदबीर पसंद हो तो। उसकी बात पूरी होने से पहले एक औरत कमरे में दाखिल हुई। उसने मरजाना से कहा, मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, बच्चा मुझे दे दो। मरजाना ने मुझे मुखातिब किया, फरहाद, ये जो मुझसे बातें कर रही है तुम्हारी सोनिया है। सोनिया का लबो लहजा बदला हुआ है। तुम इसी बदले हुए लबे लहजे को गिरफ्त में लेकर दिमाग में पहुंच सकती हो। मैं सोनिया के दिमाग में पहुंच गया। थोड़ी देर तक उसके ख्यालात पढ़ता रहा। वो चुपचाप खड़ी रही, फिर आगे बढ़कर जमीला से बोली, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा उसे दे दिया गया। मरजाना ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, सोनिया, अपने पारस को इस यकीन से ले जाओ कि तुम्हारे आसपास मुसल्लह मुहाफिज मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हारे दिमाग पर टेलीपैथी की गिरफ्त है और टेलीपैथी दुश्मनों को मारती है, दोस्तों को जिंदा रखती है। सोनिया बच्चे को सीने से लगाकर मरजाना से बातें करते हुए कमरे से बाहर आई। बाहर कुछ मुसल्लह तुलबा और तालिबात नजर आ रहे थे। वो कुछ फासला रखकर उसके आगे पीछे चलने लगे। हॉस्टल की इमारत के बाहर एक कार खड़ी हुई थी। मुख्तलिफ ममालिक से बाबा साहब के बहुत से अकीदतमंद आए हुए थे। एक अकीदतमंद ने सोनिया की गोद में बच्चे को देखकर पूछा, हेलो मादाम, आप इतनी सर्दी में बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हैं? सोनिया ने जवाब दिया, बाबा साहब का हुक्म था कि मुझे फरहाद के पास बर्मा जाना चाहिए। मेरा जाती तैयारा रंगून के लिए चार्टर्ड हो चुका है। वो कार की पिछली सीट पर बैठ गई। फिर उसने एक तालिबिलम से कहा, ओ पेड्रो, मैं कुछ अपसेट हूँ। कमरे में बास्केट भूल आई हूँ, उसमें बच्चे का दूध और गर्म कपड़े वगैरह हैं। मैं अभी लेकर आता हूँ। पेड्रो चला गया। मैंने सोनिया के दिमाग में कहा, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हो। इस तरह तुम्हें यहाँ से जाने में कुछ देर हो जाएगी। अभी जिस अकीदतमंद ने तुमसे बात की थी वो जा चुका है। अब उसके जरिए खबर दूर तक फैल जाएगी कि तुम बच्चे को लेकर यहाँ से निकल रही हो। सोनिया ने मरजाना से कहा, शायद मैं एयरपोर्ट तक ना पहुंच सकूं, मुझे रास्ते ही में घेर लिया जाएगा। मरजाना ने कार की खिड़की पर झुककर कहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरी गाड़ी में तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। वो दूसरी गाड़ी की तरफ चली गई। पेड्रो तमाम प्लानिंग से वाकिफ था। उसने जरा देर से बास्केट तलाक कर दी। इसके बाद सोनिया वहां से पेरिस की तरफ रवाना हो गई। एयरपोर्ट तक पहुंचने में 2.5 घंटे लग गए। मैं उसके दिमाग में बराबर मौजूद रहा। कभी उससे बातें करता रहा, कभी खामोश रहा। एयरपोर्ट पर बाबा साहब के इदारे के चंद अहम अफराद पहले से मौजूद थे। उन्होंने तैयारे की रवानगी के सिलसिले में तमाम कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली थी। सोनिया अपने नाम के जाती तैयारे में पहली बार सवार हुई। वो तैयारा कितनी हैरत अंगेज खुसूसियात का हामिल है, ये मैं पहले बता चुका हूँ।
इसमें सफर करने के दौरान मुसाफिर अंदरूनी और बैरूनी हर तरह के खतरात से महफूज रहते थे। तैयारा ख्वाह जमीन पर हो ख्वाह हजारों फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा हो, हर तरह की सिचुएशन में बचाव की कई तदाबीर थी। हंगामी हालात में तबाह होने वाले तैयारे से पैराशूट के जरिए निजात हासिल की जा सकती थी। बहरहाल इस तैयारे में पहुंचने के बाद सोनिया के लिए कोई खतरा नहीं रहा। फिर वो वक्त आया कि तैयारा अपनी मंजिल की तरफ परवाज करने लगा। मैंने सोनिया से कहा, बर्मा में यहूदियों ने मेरे खिलाफ बड़ी साजिशें की हैं। रसवंती को एक बार फिर मेरे खिलाफ भड़का दिया है। जिस बच्चे को मैंने पाकिस्तान में रखा था उसे यहूदियों ने अगवा किया और रसवंती के पास पहुंचाकर ये तासुर दिया गया कि मैं उसका दुश्मन हूं और वो दोस्त हैं। मैं कुछ और भी कहना चाहता था, ना कह सका। उस वक्त स्पीकर से आवाज आ रही थी, मादाम सोनिया, हम आपको आपके तैयारे में खुशामदीद कहते हैं। इस तैयारे पर कितनी खूबसूरती से जिली हरूफों में आपका नाम लिखा हुआ है। दुनिया में आपकी कितनी शोहरत है। खतरनाक तंजीमें आपको ज़हीन भी कहती हैं और मक्कार भी, लेकिन कभी कभी उम्दा जहानत और खतरनाक मक्कारियां धरी की धरी रह जाती हैं। कहने वाला थोड़ी देर के लिए चुप हुआ। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। वो जहाज का पायलट था। तैयारे को कंट्रोल करने के दौरान सोनिया को मुखातिब कर रहा था। मैंने उससे पूछा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहूदी तंजीम का एक अदना खादिम हूँ। तुम्हारा पायलट मर चुका है, उसकी जगह मैंने ले ली है। हम जानते थे कि परवाज के दौरान सिर्फ तुम ही सोनिया की मदद के लिए पहुंच सकते हो। चलो मदद करो, मेरे दिमाग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। मैं चश्मे ज़दन में तैयारे को तबाह कर दूंगा। अगर ऐसा ना हो सका तो यहाँ एक टाइम बॉम्ब रखा हुआ है, वो अपने मखसूस वक्त में ब्लास्ट हो जाएगा। उसी वक्त पायलट रूम का दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी। सोनिया घबराकर दरवाजा पीट रही थी। मैं पायलट को छोड़कर उसके दिमाग में पहुंच गया। अब स्पीकर से आवाज आ रही थी, सोनिया, तुम अपनी जहानत और मक्कारियों के बावजूद ये भूल गई कि जब यह तैयारा रंगून के लिए चार्टर्ड किया जाएगा और इस सिलसिले में दफ्तरी कार्रवाइयां होंगी तो ये बात हमसे छुपी नहीं रहेगी। ये खबर हम तक पहुंच जाएगी। देख लो, हम तुम तक पहुंच गई हैं। अब तुम्हारा जो हशर होगा उसके पेश नजर तुम अपने बचाव की कोशिशें कर सकती हो। मैं कोशिश नहीं करूंगा, मुझे तो तुम्हारे साथ मरना ही है। मुझे फख्र है कि अपनी तंजीम और अपनी कौम की खातिर मैं दुनिया की सबसे मक्कार औरत और फरहाद की सबसे अहम साथी को खत्म कर रहा हूं। सोनिया ने बच्चे को सीने से लगा रखा था। वो एक एक सीट के पास जा रही थी, एक एक बटन को दबाकर बचाव का रास्ता ढूंढ रही थी, मगर सारे बटन बेकार हो गए थे। दुश्मनों ने पहले ही तमाम मैकेनिज्म को नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया था। फिर अचानक ही एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही अकबारगी सन्नाटा छा गया। वह मुकम्मल धमाका इसलिए सुनाई नहीं दिया कि कुछ सुनाने के लिए सोनिया का दिमाग बाकी नहीं रहा था। दिमाग इसलिए बाकी नहीं रहा कि सोनिया अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उस तैयारे का क्या हशर हुआ मैं नहीं जानता। अंदाजा कर सकता था कि हजारों फुट की बुलंदी पर उसके परखच्चे उड़ गए होंगे। न पायलट बचा होगा, न सोनिया और ना ही बच्चा। कल सुबह सोनिया और पारस की मौत की खबर दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैलेगी तो तमाम खतरनाक तंजीमें जश्न मनाएंगी। यहूदी शराब के जाम लुंढाएंगे, दीवानावार रक्स करेंगे। और वो ऐसा क्यों ना करें? उन्होंने सोनिया को मारकर आधे फरहाद को मार डाला था। फरहाद अली तैमूर की दास्तान का वो दिलचस्प बाब खत्म कर डाला था जो सोनिया के दम कदम से था। मैंने गहरी सांस लेकर कुर्सी की पुश्ते से टेक लगाते हुए अपनी जाने हयात सोनिया को मुखातिब किया। वो कह के लगाते हुए रिवॉल्विंग चेयर पर इधर से उधर घूम गई। फिर उसने बड़े मुस्तहकम लहजे में कहा, मैंने यहूदियों को उनकी चाल लौटा दी। फिर न कहना कि सोनिया किसी का उधार रखती है।